हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र और उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 3 उत्पादन तथा लागत यानी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये एक बेहद खास चैप्टर हम देख रहे हैं जिसका हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें मैंने उत्पादन से संबंधित सारी चीजें आपको डिटेल में समझा दी हैं। आज हम इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, लागत से संबंधित जो सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, कॉस्ट जिसको आप कहते हैं, उन सारे चीजों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भाई लागत क्या है, अर्थशास्त्र में कैसे कैसे लागत का इस्तेमाल किया जाता है, लागत और उत्पादन का क्या आपस में संबंध रहता है, लागत से फिर आगम कैसे जुड़ा हुआ है और पूरा उत्पादन वाली जो पूरा कॉन्सेप्ट या प्रोसेस है उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एक बेहद खास इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। पर एक बात का ध्यान रखेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एकमात्र ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म, एकमात्र ऐसा वेबसाइट का प्लेटफॉर्म भी है, हर तरह का प्लेटफॉर्म है जहां से आप बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा कक्षा 7 से 12 तक की पा सकते हैं। यानी आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, एनसीईआरटी पैटर्न पर सारे के सारे बोर्ड्स को हिंदी माध्यम में निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। इसके अलावा वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स की तो आपके लिए है ही, इसकी चर्चा लास्ट में भी करेंगे। पर आइए अब स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट कंप्लीट चैप्टर रिवीजन और यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि लागत क्या है। अब देखिए, जो पार्ट 1 कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का था उसमें हमने बहुत डिटेल में देख लिया था कि भाई हम वहां क्या क्या पढ़ेंगे, हमने वहां क्या क्या पढ़ा था, उत्पादन क्या है, उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन के प्रकार कौन कौन से हैं, इसके अलावा परिवर्तनशील साधनों का जो प्रतिफल है, पैमाने का प्रतिफल है और बाहरी और आंतरिक बचत और अमितव्यताएं, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। तो उत्पादन से तो आप भली भांति परिचित हैं। देखिए, अगर आपने उत्पादन वाला वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा, वहां से आप फिर लागत को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। हालांकि लागत वाला भी एक अलग कंसेप्ट है, उसके साथ जरूर जुड़ा हुआ है, पर मैं जोड़ता हुआ चलूंगा। तो अब हम इस चैप्टर के अगले पड़ाव में बात करेंगे लागत की, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। अब देखिए, आप बहुत लेमन की भाषा में, बहुत साधारण भाषा में अगर आप समझिए तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत का अर्थ क्या है। लागत का मतलब यह है कि जब भी आप कुछ करने जा रहे हैं तो उसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। जैसे आप एक यात्री हैं तो आप बस से कहीं जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे। जैसे आप एक मान लीजिए कस्टमर है, किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना खाना है, पैसा देना पड़ेगा, वहां वो आपकी प्राइस हो गई, कॉस्ट हो गई। लेकिन जब आप एक उत्पादक हैं, हमें यहां सब कुछ क्या करना पड़ेगा, उत्पादक की दृष्टि से देखना है। किसकी दृष्टि से, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर के दृष्टि से। अब सवाल ये आ गया कि प्रोड्यूसर है कौन। तो प्रोड्यूसर वो है जो इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित कर रहा है, यानी कि जो आगत है उसको क्या कर रहा है, उत्पादन में या आउटपुट में चेंज कर रहा है। इनपुट को क्या कर रहा है, आउटपुट में परिवर्तित कर रहा है। यह है उत्पादक या प्रोड्यूसर। ठीक बात, इतना क्लियर है। अब इनपुट को आउटपुट में चेंज कर रहा है तो इस बीच में उसको क्या चाहिए, उत्पादन के साधन चाहिए। क्या चाहिए, उत्पादन के साधन। सर आपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, बिल्कुल ठीक, जिसने भी पढ़ा होगा उसे समझ में आ जाएगा। उत्पादन के साधन चाहिए। अच्छा, उत्पादन के साधन में भी हमने यह चर्चा किया था कि मुख्य रूप से कौन कौन से उत्पादन के साधन है, जल्दी मेरे साथ बोलिए। तो उत्पादन के साधन में एक हमने चर्चा की थी भूमि की, लैंड, एक हमने चर्चा की श्रम की, एक हमने चर्चा की पूंजी की, एक हमने चर्चा की संगठन की और एक हमने चर्चा की साहस की, यानी एंटरप्रेन्योर जो पैसा लगाए। अब ये जो उत्पादन के साधन हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। बस यही कहानी लागत की आ जाती है। ठीक बात है। अब जैसे मान लीजिए क्या करना पड़ेगा, इस भूमि के बदले क्या देना पड़ेगा, किराया, ठीक है, या मान लीजिए देना पड़ेगा लगान, श्रम के बदले में मजदूरी या पारितोषिक। ठीक बात। इसी तरह पूंजी को ब्याज, साहस को लाभ, ये सारी चीजें उनको मिलेंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये जो पैसा इनको देना पड़ रहा है, इसे ही बोलते हैं लागत। यानी जब आप उत्पादन करेंगे, जब आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ उत्पादन के साधनों के लिए भुगतान करना पड़ेगा और उसी भुगतान को हम बोलते हैं लागत या कॉस्ट। अब देखिए, प्रत्येक फर्म किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों का प्रयोग करती है। बस वही आ गए ना हम डायरेक्ट बोलने से पहले। उत्पादन के साधन वो हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। जैसे उसमें भूमि होता है, जैसे उसमें पूंजी होता है, श्रम होता है
और संगठन और साहस होता है। अब देखिए, उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है उसे उत्पादन लागत कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन कॉस्ट। बेसिकली हमें इसी को लेके चलना है, यही सारी चीजें पढ़नी है। किसी वस्तु की जो मात्रा बाजार में बिकने हेतु आती है उसका निर्धारण उत्पादक उत्पादन लागत को ध्यान में रखकर ही करता है। बिल्कुल ठीक बात है। जितना आप देख रहे हैं कि आपकी क्वांटिटी मार्केट में मिल रही है, जो वस्तुएं मिल रही हैं, वो सारी चीजों को लाने से पहले उसके कॉस्ट पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। उत्पादन लागत मुख्य रूप से उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों को दिए जाने वाले पुरस्कार पर निर्भर करती है ना, कि उत्पादन जो लागत है वो उत्पादन की मात्रा और उसके साधनों को जो पैसा दिया जा रहा है, पुरस्कार मतलब जैसे श्रम के बदले में पारितोषिक, सैलरी, ये सारी चीजों की बात की जा रही है, ये सब ध्यान में रखकर किया जाता है। किसी भी उत्पादक के लिए उत्पादन एवं उत्पादित वस्तु की कीमत निर्धारण के लिए लागतों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल ठीक बात है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी वस्तु की प्राइस क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट तो चलिए लागत हो गई, प्राइस उसकी कीमत क्या होगी? मान लीजिए कोई पेन है वो 10 रुपए में बिक रहा है, तो इस 10 रुपए के पीछे पहले ये तो देखा गया होगा ना कि इसको बनाने में कितना खर्चा आया है और कितना हमें इसमें प्रॉफिट कमाना है, तब हम लागत उसका प्राइस डिसाइड करते हैं। सो कॉस्ट इस टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उत्पादन लागत में मजदूरी, वेतन, ब्याज, किराया, कच्चा माल, मशीन और उपकरण, बिजली, शक्ति के साधन, यातायात, बीमा, विज्ञापन, टैक्स, ये सारी चीजों को सम्मिलित किया जाता है। यानी उत्पादन के जो साधन है उनको जो पैसा दिया गया, इसके अलावा उत्पादन के साधनों के अलावा बाकी जो चीजें हैं वो सारी चीजें भी इसमें आती हैं। आ गई बात समझ में? जैसे आप कहेंगे सर ये यातायात, ये बीमा, ये सब किस में आएगा? भाई देखो, ये सब सर्विसेज हैं, ये भी श्रम के अंदर आती है। मैं आगे भी चर्चा करूंगा, बल्कि फर्स्ट पार्ट में चर्चा कर चुका हूं मैं आपको विशेष रूप से। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इनके लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है वो सब उत्पादन के लागत में जोड़ी जाती हैं। सरल शब्दों में उत्पादन में प्रयुक्त कुल साधनों के मूल्य के योग को उत्पादन लागत कहते हैं। जो जो साधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन साधनों के लिए जो जो आपको देना पड़ रहा है, एवरीथिंग अकाउंट्स इनटू द कॉस्ट। ठीक बात है। अच्छा, कीमत निर्धारण सिद्धांत को समझने में उत्पादन लागत की बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा इसका स्थान है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन, किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारण कैसे होगा। तो कीमत निर्धारण करने से पहले आपको लागत जाननी जरूरी है ना। भाई आप ये पेन कितने में बेचेंगे, इसके पहले ये तो पता होना ही चाहिए कितना लगा है इसको बनाने में। किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये अगर कोई वस्तु है, इसकी ये मांग है, ये पूर्ति है, जिस कीमत पर दोनों यहां पर कट करते हैं वही उसकी कीमत होती है। तो उसकी पूर्ति बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ना कि कॉस्ट कितनी लग रही है। उल्लेखनीय है कि वस्तु के पूर्ति के पीछे उत्पादन लागत छिपी रहती है, जाहिर सी बात है। अगर उत्पादन लागत बहुत ज्यादा है तो पूर्ति कम होगी, कीमत उसकी बहुत हाई होगी, और उत्पादन लागत थोड़ी कम है तो पूर्ति ज्यादा होगी और कीमत हो सकता है थोड़ी कम रहे। तो ये सारे लॉजिक्स चलते हैं। तो ये हो गया लागत का एक बेसिक कंसेप्ट, एक बहुत साधारण सा एक्सप्लेनेशन कि भाई लागत ये है। उत्पादन लागत का मतलब उत्पादन के साधनों पर जो धन व्यय किया जा रहा है वो उत्पादन लागत है। क्या प्रकार है, कौन कौन से हैं, वी विल सी इट। बट आगे एक और इससे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं, लागत फलन। अब देखिए, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था उत्पादन फलन। क्या बताया था? उत्पादन फलन। अब ये उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन का मतलब ये है, हमने क्या पढ़ा था कि उत्पादन के जो साधन हैं और जो उत्पादन है इसके बीच का संबंध उत्पादन फलन कहलाता है, प्रोडक्शन फंक्शन। अब आइए लागत फलन पर। लागत फलन का मतलब यह है कि लागत को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, माने जिन कारणों से लागत बढ़ या घट सकती है, उसके और लागत के बीच का जो संबंध है वो लागत फलन कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई तो वहां लागत कम आएगा, तो लागत और टेक्नोलॉजी का जो वो संबंध है वो लागत फलन कहलाएगा। आ गई बात समझ में? तो लागत और लागत को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच का जो संबंध या रिलेशन है वो लागत फलन कहलाता है। लागत फलन कुल लागत और उसे निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच का फलनात्मक संबंध या फंक्शनल रिलेशन कहलाता है। सो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट फंक्शन। ठीक बात। एक फर्म के उत्पादन की कुल लागत को निर्धारित करने में उत्पादन यानी क्वांटिटी, तकनीक या प्रौद्योगिकी का स्तर टी, साधनों की कीमतें प्राइस, और प्राइस मतलब साधन जो उत्पादन का साधन है, और स्थिर साधन फिक्स
फिक्स फैक्टर, इनकी मुख्य भूमिका रहती है। तो इनकी भूमिका और कॉस्ट का जो संबंध है, ये सब लागत फलन कहलाती है। सो लागत फलन को हम कैसे दिखा सकते हैं? कॉस्ट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ क्यू टी पी एंड एफ, यानी कि लागत और लागत को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, क्वांटिटी, तकनीक, उत्पादन के साधनों का कीमत, फिक्स साधन, ये सब के बीच का जो संबंध है वो लागत फलन कहलाती है। दोबारा समझ लीजिए, लागत और लागत को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच का संबंध लागत फलन कहलाता है। मांग फलन में जाइए, मांग और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच का संबंध मांग फलन कहलाता है। उत्पादन फलन जाइए, उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच का फलनात्मक संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। सो देयर इज दिस फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग से पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें आपको ये बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है। अब उत्पादन लागत की अवधारणाएं क्या हैं, इसको भी समझ लीजिए। उत्पादन लागत से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को उनके वर्गीकृत स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने क्या किया है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कई भाग में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे एक होता है रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत। अब क्या है भैया, अच्छा एक चीज आप और समझ लीजिए कि जो लागत होती है वो कई बार दिखाई पड़ती है कि अब मैं बढ़ा रहा हूं, घटा रहा हूं, और कई बार वो पीछे से लगी रहती है। अभी आगे चर्चा करेंगे, आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। देखिए, उत्पादन की वास्तविक लागत को मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक लागत की अवधारणा के अनुसार किसी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले मानसिक एवं शारीरिक कष्ट तथा त्याग से वास्तविक लागत उत्पन्न होती है। अब ये ले लीजिए, ये रियल कॉस्ट है। यहां पर ये कहा गया कि देखो भैया, असली कीमत जो हम कहते हैं ना, तो आप कामयाबी तक पहुंचे तो इसके लिए मैंने बहुत कीमत चुकाई है, मैं घर से दूर रहा हूं, मैंने 20-20 घंटे की नींद छोड़ी है, मैंने सब कुछ किया। यहां पर आपको कोई नहीं देखा कितना पैसा खर्चा हुआ। यानी ऐसी लागत जो इन टर्म्स ऑफ मनी आप व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि इन टर्म्स ऑफ इमोशन, त्याग, ये सारी चीजों जो व्यक्त करते हैं, ये वास्तविक लागत कहलाती है। इसको हम रियल कॉस्ट के रूप में लेके चलते हैं। ठीक बात है। एक होता है मौद्रिक लागत, जिसको आप बोलते हैं मनी कॉस्ट या मॉनेटरी कॉस्ट। यहां यह आता है कि आप एक्चुअल में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च करके यहां पर काम कर रहे हैं। तो मौद्रिक लागत में एक फर्म द्वारा उत्पादन को प्रारंभ करने से लेकर उसकी प्रक्रिया को जारी रखने के बीच में होने वाले सभी मुद्रा व्यय को सम्मिलित किया जाता है। जब आपने उत्पादन शुरू किया और जब आपने खत्म किया, उसके बीच जो पूरी प्रक्रिया में पैसा खर्च हुआ, वो मुद्रा व्यय कहलाता है या मौद्रिक लागत कहलाता है, जिसमें आपने उत्पादन के साधनों को पैसा दिया, परिवहन को पैसा दिया, सब कुछ दिया। दूसरे शब्द में, उत्पादन के सभी साधनों के मूल्य को यदि मुद्रा में व्यक्त किया जाए तो उसका योगफल ही मौद्रिक लागत कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने मजदूरी दी है श्रम को, ठीक है, जो पूंजी इस्तेमाल की है उसके बदले उसको ब्याज दिया है, जो साहसी है उसने अपना लाभ कमाया है ना, जो भूमि है उसको लगान या किराया मिला है, ठीक है, तो ये सारा पैसा पेमेंट किया गया होगा ना, आपने बिल का पेमेंट किया है, सब कुछ किया है, तो ये सारी चीजें मौद्रिक लागत के अंतर्गत आती हैं, जो आपको समझ के चलना है। एक होता है सामाजिक लागत। सोशल कॉस्ट का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पर एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, उस फैक्ट्री के वजह से उस एरिया में पॉल्यूशन हो रहा है, या उस एरिया में ये देखिए कि वहां का एक तरह से कह सकते हैं कि जो हाइजीन है, हेल्थ है, वो गड़बड़ हो रहा है, या मान लीजिए साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। ये सामाजिक लागत होती है, जो जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। तो समाज द्वारा किसी उत्पादित वस्तु की प्राप्ति के लिए जो मूल्य चुकाया गया वो सामाजिक लागत कहते हैं। जैसे पर्यावरण का प्रदूषण हो गया, ये उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं से होता है, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो। तो इसमें किसी एक कंपनी का नुकसान नहीं हुआ, इसमें केवल किसी एक उपभोक्ता का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे समाज का नुकसान है। जैसे बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जिनके आसपास लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है, वहां बदबू आती है या वहां पे ध्वनि प्रदूषण होता है, तो ये सामाजिक कॉस्ट के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा एक आती है अस्पष्ट लागत या इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक होता है स्पष्ट कॉस्ट, एक अस्पष्ट कॉस्ट या अस्पष्ट लागत या अस्पष्ट लागत। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज आपने कोई काम शुरू किया, अब उसमें आपने लेबर रखा, उसने आपने पूंजी लगाई, सबका पैसा आप पे कर रहे हैं, तो ये हो गया स्पष्ट लागत। लेकिन आप खुद भी तो काम कर रहे हैं, आपकी वो एक बिल्डिंग है जो आप कहीं और लगा सकते थे, अब आप उसी में लगा के रखे हुए हैं, उसका भी तो कुछ ना कुछ पैसा हुआ ना, वो अस्पष्ट लागत है, इम्प्लिसिट, जो स्वयं आप अपने आप को दे सकते हैं या देते हैं, जो आपकी खुद की कीमत है, वो अस्पष्ट लागत है। अस्पष्ट लागतों में उन साधन और सेवाओं की कीमतों को शामिल किया जाता है जिनका उत्पादक प्रयोग तो करता है किंतु प्रत्यक्ष रूप से उनका भुगतान नहीं करता। मान लीजिए आपकी अपनी कुर्सी है, आपकी अपना टेबल है, आपका अपना लैपटॉप है, क्या उसके लिए आप पैसा देंगे? लेकिन यूज तो कर रहे हैं ना, उस पर भी तो लागत आ रही है।
उसमें उत्पादक द्वारा स्वयं की गई सेवा की मजदूरी, स्वयं की पूंजी पर ब्याज, स्वयं के भवन या कारखाने का किराया इन मदों में शामिल किया जाता है। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है, वो लगाकर आप कंपनी चला रहे हैं। ये 1 करोड़ रुपया अगर आप कहीं मार्केट में लगाते तो उस पर ब्याज कमाते, तो ये जो अब खुद को आप ब्याज तो दे नहीं रहे, तो ऐसे जो खर्चे हैं उनको अस्पष्ट लाभ या इंप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। अस्पष्ट लागत को स्वपूर्ति साधन की लागत माना जाता है, या इसको निहित लागत भी कहते हैं, जो एक तरह से हो तो रही होती है पर पेमेंट करते हुए आप दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये इंप्लिसिट कॉस्ट है। इसके बदले में जो स्पष्ट लागत होती है, वो जितना बाहरी पेमेंट आप करते हैं, जितना दूसरों लोगों को आप पे कर देते हैं, वो सब स्पष्ट लागत में आता है। वे समस्त नगद भुगतान जो फर्म द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए किए जाते हैं, वो स्पष्ट लागत या एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहे जाते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के रूप में देखे जाते हैं। अन्य शब्दों में एक उत्पादन के साधनों की सेवाएं या वस्तुओं को खरीदने अथवा किराए पर लेने के लिए जो नगद व्यय करता है, उसे स्पष्ट लागत कहते हैं। तो जो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर होता है, जो पैसा नगद में खर्च होता है, उसे स्पष्ट लागत के रूप में देखा जाता है। स्पष्ट लागतों में कच्चे माल पर जो खर्चा होता है, श्रमिक की मजदूरी होती है, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज, भूमि और भवन का किराया, यंत्र और उपकरण की मरम्मत पर खर्चा, विज्ञापन, बीमा, यातायात का व्यय, टैक्स का भुगतान, जितनी भी चीजें आप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं कि पेमेंट कर रहे हैं, वो सब स्पष्ट लागतों के अंतर्गत आता है। और इस स्पष्ट और अस्पष्ट लागत को ही जोड़कर, यानी जो आपका टोटल कॉस्ट बनता है, वो इन्हीं दो चीजों को जोड़ के बनता है, इंप्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। हिंदी में आप इसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष या स्पष्ट, अस्पष्ट लिख लीजिए, अस्पष्ट, और दूसरा आपने क्या बोला था? स्पष्ट। स्पष्ट, ठीक है। तो अस्पष्ट और स्पष्ट जो लागतें होती हैं, यही क्या बन जाती है? कुल लागत बन जाती है। हालांकि इंप्लिसिट कॉस्ट वहां पर मॉनेटरी टर्म्स में देखा नहीं जाता कि कितना पे कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लिसिट आपको बेसिकली स्पष्ट लागतों को ही पढ़ना है और उसकी ही चर्चा करनी है। एक इस क्रम में और चीज आती है अवसर लागत की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में मैंने आपको शुरुआत के चैप्टर्स में भी बनाया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। जब आप किसी एक चीज की प्राप्ति के लिए पहले किसी चीज का त्याग करते हैं, तो वो अवसर लागत बन जाती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत की माप में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण अवसर लागत की अवधारणा दिया। अवसर लागत को वैकल्पिक लागत या हस्तांतरण लागत भी कहा जाता है। मतलब मान लीजिए कि आप लेट सपोज आप 1 करोड़ रुपया कहीं लगा रहे हैं, अगर आप अपनी कंपनी में नहीं लगाते तो उसको कहीं और लगा के फायदा कमाते, तो ये जो कॉस्ट आपने मिस कर दी, वो अवसर लागत के रूप में देखी जाती है। ठीक है, अब ये आपने पूरा कंसेप्ट एक समझ लिया किसका? लागत में कौन कौन से बाइफर्केशन या कौन कौन से डिवीजन हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागत। अच्छा, मैंने आपको दो चीजें शुरुआत में ही बताई थी। जो उत्पादन है, उत्पादन समयावधि, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ प्रोडक्शन। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है अल्पकाल और एक होता है दीर्घकाल। एक होता है दीर्घकाल, इसको बोलते हैं लॉन्ग रन। अब अल्पकाल में क्या होता है? अल्पकाल में स्थिर प्लस परिवर्तनशील साधन दोनों होते हैं। क्या मतलब है? मैंने डिटेल में बताया पहले ही, परिवर्तनशील साधन दोनों होते हैं। मतलब कुछ ऐसे साधन होते हैं, अल्पकाल का मतलब एक ऐसा समयावधि जिसमें आप सभी साधनों को ना चेंज कर पाए। हो सकता है आप लेबर को बढ़ा घटा लें, पूंजी को घटा बढ़ा लें, लेकिन आप लैंड को नहीं बदल पाएंगे। इतनी जल्दी 1 हेक्टेयर को 5 हेक्टेयर नहीं कर पाएंगे। तो दोनों साधन इसमें रहते हैं। दीर्घकाल में क्या होता है? इसमें केवल परिवर्तनशील साधन होते हैं, कुछ स्थिर नहीं रहता, यानी सभी साधन परिवर्तनशील। लैंड भी है तो आप उसको बदल लेंगे, इतना टाइम आपके पास रहेगा। तो अगर आप साधनों को बदल पा रहे हैं तो वो परिवर्तनशील, तो दीर्घकाल हो जाएगा, अन्यथा अल्पकाल हो जाएगा। तो अल्पकाल में होता क्या है? तब दो तरह के लागतें होती हैं, स्थिर लागत भी रहती है, लागत पर आ जाएंगे अब आप। तो यहां स्थिर लागत भी रहेगी और साथ साथ में परिवर्तनशील यानी वेरिएबल कॉस्ट भी रहेगा।
ठीक है, दोनों लागतें रहेंगी, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, ये दोनों साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां पर फिक्स कॉस्ट भी रहेगा और इसको दो बोलते हैं, एक तो फिक्स कॉस्ट और एक बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों चीजें चलती रहती हैं। तो अगर अल्पकाल या शॉर्ट रन है, ठीक है, अल्पकाल या शॉर्ट रन है, तो यहां पर स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत साधन दोनों रहेंगे और दोनों तरह की लागतें रहेंगी। दीर्घकाल है तो केवल परिवर्तनशील लागत रहेगी और यहां केवल वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। यहां केवल वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। आ गई बात समझ में? तो यहां फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों रहेगा, यहां केवल वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, ये आप समझ के चलिए। तो इसलिए जब आप पढ़ने शुरू करेंगे कि अल्पकालीन लागतें क्या हैं, तो यहां पर आपको दोनों तरह की लागतें पढ़ने में समझ में आएगा और इसकी चर्चा अब हम करेंगे। तो अल्पकाल वह अवधि है जिसमें एक फर्म केवल परिवर्तनशील साधनों की सहायता से ही उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। अब आप कहेंगे सर फिक्स साधन नहीं होता, होगा, लेकिन फिक्स साधन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपको उत्पादन बदलना है तो आप परिवर्तनशील साधनों को ही घटा बढ़ा सकते हैं, आप भूमि को घटा बढ़ा नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको थोड़ा उत्पादन बढ़ाना है तो आप थोड़ा लेबर बढ़ा देंगे, थोड़ा कच्चा माल बढ़ा देंगे। यानी दिस इज अ टाइम पीरियड इन विच यू हैव ओनली स्कोप टू चेंज द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और कुछ नहीं। अल्पकाल में इतना समय इतना कम होता है कि फर्म के स्थिर प्लांट की क्षमता या आकार में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। इसमें एक छोटा समय होता है, तो आप सोचे कि प्लांट एंड मशीनरी चेंज कर लेंगे, आप सोचे कि भूमि चेंज कर लेंगे, तो यह संभव नहीं है। परिवर्तनशील साधनों में कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, श्रमिक शक्ति के साधन आदि शामिल किए जाते हैं, जबकि मशीन, भवन, पूंजीगत साज सज्जा स्थायी साधनों की श्रेणी में है। तो आपकी जो फैक्ट्री है, जो प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है, वो आप नहीं चेंज कर पाएंगे। हाँ, लेबर वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं, इतनी गुंजाइश इसमें रहती है। तो अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए कुछ लागतें स्थिर रहती हैं और कुछ परिवर्तनशील होती हैं। तो यहां पर क्या आता है? कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत, दो तरह की लागतें आपको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो अल्पकाल में आपको क्या दिखाई देगा? कुल लागत, इसके दो हिस्से आपको दिखाई पड़ेंगे। एक दिखाई पड़ेगा कुल स्थिर लागत, क्योंकि कुछ स्थिर साधन भी हैं, कुल स्थिर लागत, और कुल परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई कुछ स्थिर साधनों पे पैसा खर्च होगा, कुछ परिवर्तनशील साधनों पे खर्च होगा। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, जो आपको लिखना होता है एग्जाम में? बेसिकली ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? उत्पादन की मात्रा से परिवर्तन नहीं, ठीक, और ये उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होते हैं। ठीक, यानी यहां क्या होता है? उत्पादन चाहे आप कितना भी घटा बढ़ा लीजिए, ये फिक्स का फिक्स रहेगा। 10 रुपया लग रहा है, चाहे आप 1 यूनिट करो, चाहे 1000 यूनिट करो, चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जितना ज्यादा आप उत्पादन बढ़ाएंगे उतना ही वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे, उतना ही मतलब परिवर्तनशील साधन बढ़ाएंगे, उतना ही आपका कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। और दोनों के जोड़ के क्या होता है? टोटल कॉस्ट। इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है? टोटल कॉस्ट। ठीक बात। और आपका टेबल अब बनना यहां से प्रारंभ हो जाएगा। तो यहां आप लिखेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, यहां आप लिखेंगे
ठीक है, यहां आप लिखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, ये अंग्रेजी के सब ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको लाइन में यही लिखना है, आप पूरा पूरा यहां नहीं लिख सकेंगे। और यहां आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट। तो मान लीजिए टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है और ये 2 है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 12। टोटल फिक्स कॉस्ट तो 10 का 10 ही रहेगा, ये 4 हो गई, तो ये हो गया 10 4 14। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये 10 का 10 ही रहेगी, ये फिर 6 हो गया, तो ये हो गया 16। इस तरह आप इसको निकालेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। ये टेबल प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, मैं अभी आपको सारी चीजों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो कुल स्थिर लागत को टीएफसी बोलते हैं, कुल परिवर्तनशील लागत को टीवीसी बोलते हैं, और दोनों को जोड़ के बोलते हैं कुल लागत। इसके बाद जो इसमें जो लागत आती है वो आती है औसत कुल लागत या औसत लागत। उसके बाद औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। अब क्या है, इनको भी समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो जो लागतें शॉर्ट रन में आएंगी इनको आप देखते चलिए। अब देखिए होगा क्या, यहां क्या आएगा, अब इन दोनों का एवरेज, इन तीनों का एवरेज आएगा, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट का भी। अच्छा, यहां इकाई चलती रहेगी लेबर की। ठीक है, लेबर 1 2 3 4 5, और यहां मान लीजिए ये लेबर है, एल लिख लीजिए, और यहां भूमि है। ठीक है, ये भूमि क्या है, ये फिक्स है, वो फिक्स है। इस पर भी 1, इस पर भी 1, इस पर भी 1, इस पर भी 1, इस पर भी 1। ठीक, अब यहां क्या कर लीजिए आप, अच्छा इसको भी आप 10 कर लीजिए, इसको 8 18 10 10 20। अब क्या करिए, औसत फिक्स कॉस्ट एएफसी, यानी इस टोटल फिक्स कॉस्ट का औसत निकाला जाता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिर इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी एवरेज निकाला जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर इस टोटल कॉस्ट का भी एवरेज निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। और लास्ट में एक और कॉस्ट इसमें जुड़ती है, और वो होता है, वो क्या होता है जल्दी बताइए, सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक बात है। अब आते हैं पहले औसत वाले मामलों पे। औसत कैसे निकाली जाती है, तो एवरेज निकालना मैंने आपको प्रोडक्शन वाले में बताया था। जो टोटल है उसको यूनिट या इकाई से डिवाइड कर दीजिए तो औसत निकल जाएगा। यानी हर इकाई पर कितनी फिक्स कॉस्ट निकल रही है, हर इकाई पर कितनी वेरिएबल या परिवर्तनशील लागत लग रही है, हर इकाई पर कुल लागत कितना निकल रहा है, एवरेज कॉस्ट उसको बोलते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, और सीमांत लागत तो अलग है ही। अब जैसे मान लीजिए 1/10, 10/1, ये 10 आ जाएगा, 10/2 5 आ जाएगा, जिसका एवरेज है उसी का टोटल, ये टोटल का एवरेज हो रहा है। 10/3 कितना आ जाएगा, 3.3 के आसपास। 10/4 2.5, 10/5 ये 2 आ गया। ये क्या आ गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट। हर यूनिट पर एवरेज फिक्स कॉस्ट घटती चली जा रही है। ठीक बात। अब आइए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज से डिवाइड कर, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को इकाई से डिवाइड कर दीजिए। 2/1 2 आ जाएगा, 4/2 2 आ जाएगा, इसके बाद कितना है 6/3 ये 2, ये कुछ नंबर ऐसे हैं कि उतना ही आ रहा है। 8/4 2 आ रहा है, ऐसे आता नहीं है। 10/5 2 आ रहा है। ठीक बात। तो कुल मिला के निकल कैसा रहा, अभी इस पे ध्यान दीजिए। टोटल को जब इकाई से डिवाइड कर रहे हैं, इकाई 1 2 3 4 5, तब ये निकल के आ रहा है। इस इकाई को इधर कर लीजिए और ये भूमि को इधर कर लीजिए। अब आपको समझ में आ रहा है। ठीक, ये समझ में आ गया। अच्छा, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो एवरेज कॉस्ट इसका एवरेज होता है, टोटल कॉस्ट का औसत एवरेज कॉस्ट कहलाता है। ठीक, तो इसको भी डिवाइड कर लीजिए। टोटल कॉस्ट 12 है, ये 1 है, तो 12/1 12 निकल जाएगा। 14/2 7 हो गया। 16 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 3 5 15, और 5 पॉइंट समथिंग होगा, देख लीजिएगा। ठीक, ये कितना है 18 डिवाइडेड बाई 4, 4 चौको 16, 4.5 के आसपास, देख लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं सिर्फ। ठीक, तो यहां 20/5, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कुल मिला जुलाकर क्या निकल के आ गया, टोटल का एवरेज वहां पर निकल कर आ गया। ठीक है ना। हाँ, ये कर देता हूं वरना आप बोलेंगे कि 5.3 कर लीजिए इसको। ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे सर ये क्या आपने लिख दिया 5। तो अब आपको क्या हो गया, तीनों का एवरेज यहां पर निकल कर आ गया। अब लास्ट में क्या आता है, सीमांत लागत। अब देखिए सीमांत लागत क्या होती है, सीमांत लागत का मतलब यह होता है जब आप किसी भी
प्रोडक्शन में, उत्पादन में जब एक अतिरिक्त इकाई का प्रोडक्शन करते हैं या एक अतिरिक्त और वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे, जैसे लेबर 1 लगाया आपने, 2 जैसे ही लगाया, एक अतिरिक्त परिवर्तनशील साधन को बढ़ाने से कुल लागत में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, सीमांत लागत है। तो मान लीजिए पहले का तो डैश हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, जैसे ही दूसरा लेबर लगाया तो 14 माइनस 12, 12 से 14, ये 2 का गैप आ गया, ये 2 सीमांत लागत हो गई। फिर 16 में से 4, ये 4 सीमांत लागत हो गई। फिर 18 में से 16, ये 2 सीमांत लागत हो गई। फिर 20 में से 18, ये 2 सीमांत लागत हो गई। यानी टोटल कॉस्ट का जो गैप होता है, आपको पता है वो सीमांत लागत कहलाती है, जिसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर हम इसको मान लीजिए यहां वाला सीमांत लागत निकालना है तो ये टोटल कॉस्ट को हम n मान लें और ऊपर वाले को n-1, तो टोटल कॉस्ट n माइनस n-1, नीचे में से ऊपर वाले को माइनस कर दें तो मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, TCN माइनस TCN-1। n-1 का मतलब नीचे वाले n में से ऊपर वाले को माइनस कर देना, ठीक है। और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट, मतलब पूरे मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ दीजिए तो यहां पर आपको निकल के आ जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये सब परिवर्तनशील साधन यानी जो अल्पकाल है उसमें लगने वाले सारे कॉस्ट हैं। ये सब वो क्या है, वो लागतें हैं जो अल्पकाल में लगती हैं। इन लागतों को आपको बिल्कुल रट के चलना है, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कुल स्थिर लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत। फिर इन तीनों का बारी बारी से औसत निकाला जाता है और उसके बाद फिर एक सीमांत लागत भी निकाली जाती है। अब इसमें कहीं कोई डाउट है, बताइए, क्या इसमें कहीं कोई डाउट है? अब अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट बनती है, यानी कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत मिला के कुल लागत बनती है, ऐसे ही इन दोनों के औसत को भी जोड़ देंगे तो औसत लागत निकल जाएगी। दोबारा, जैसे मान लीजिए कुल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल लागत निकलती है। ऐसे इन तीनों का औसत भी निकालना है, तो मान लीजिए कि आपके सामने यहां पर मान लीजिए मैं औसत लागत मुझे डिवाइड करके निकालने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों को जोड़ते जाइए। 10 2 12, ठीक, 5 और 2 7, 3 3 2 5.3, 4.5, 2 2 4, यानी औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागतों को जोड़ देंगे तो औसत लागत निकल जाएगी। इसका भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक बात है। मैं टेबल प्रैक्टिस और आपको समझाऊंगा कि किस तरह, जैसे मान लीजिए केवल मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है तो इसकी सहायता से आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में ये टेबल भरने के लिए आ सकता है, एक की सहायता से दूसरा निकालना हो। मान लीजिए ये बीच में पूरा टीएफसी उड़ा दे, ये टीएफसी दिया ही नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे आप? तो आपको पता है कि टीएफसी और टीवीसी जोड़ के टोटल कॉस्ट बनती है, ठीक। तो अब एक दिया हुआ है, दूसरा नहीं दिया, तो माइनस कर लीजिए, 12 में से 2 माइनस कर लीजिए, 10 आ जाएगा। फिर सबको माइनस मत करिए, आपको पता है कि टीएफसी तो हर यूनिट पे 10 ही होगी, इसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है। तो इस तरह आपको खेलना है। मान लीजिए यहाँ टीवीसी ही उड़ा दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है, ठीक बात है। तो आप तुरंत क्या कर लीजिए, आपको पता है ये दोनों मिलकर टोटल कॉस्ट बनते हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 12 में से 10, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने आप, सॉरी, ठीक है, 12 में से 10 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 18 में से 10 8 हो जाएगा, 20 में से 10 10 हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। या मान लीजिए यहां पर टीवीसी गायब है, ठीक, टीवीसी गायब है, अब बोला भैया टीवीसी निकालिए, तो यहां एवीसी दिया हुआ है। अब एवीसी को, हाँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो इसको अब इसने क्या किया था, आपने इकाई से अगर हम टोटल को डिवाइड करते हैं तो एवरेज निकलता है, ठीक बात है। अब इकाई से अगर टोटल को डिवाइड करके एवरेज निकलता है तो मल्टीप्लाई करके टोटल निकल जाएगा। 2 × 1 2 हो जाएगा, ये 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं और इस टेबल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इन सभी कॉस्ट को आपको इसी तरह समझना है, ठीक बात। तो कौन कौन से लागत हमने देखा इसमें, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, औसत कुल लागत या औसत लागत कहते हैं, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत या सीमांत लागत। अब एक एक करके इनको थोड़ा सा और देख लेंगे, ये एक टेबल से और आप समझ सकते हैं। टेबल तो मैंने आपको समझा ही दिया। यहां पर देखिए यूनिट ऑफ आउटपुट लिया हुआ है, या परिवर्तनशील साधन कह लेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट, दोनों को जोड़ने के बाद दोनों का एवरेज निकाला गया है।
डिवाइड करके फिर एवरेज कॉस्ट तीसरे का एवरेज और ये मार्जिनल कॉस्ट, इसके बीच का गैप निकाला गया है। तो इस तरह इन टेबलों की सहायता से आप आसानी से समझ सकते हैं। टेबल तो मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल बना के दिखाई दिया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि किस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता है और इस पर कौन कौन से आपको ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्राफ का आपको शेप जानना बहुत जरूरी है, उसका कारण जानना भी बहुत जरूरी है। तो कुल स्थिर लागत से अभिप्राय उन व्ययों से है जिनको प्रत्येक स्थिति में व्यय करना पड़ता है, चाहे उत्पादन की क्रिया बंद हो या चालू। कम स्थिर व्यय उत्पादन की मात्रा के साथ घटता बढ़ता नहीं है। तो चाहे आप प्रोडक्शन का लेवल 0 रख लीजिए, चाहे आप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा लीजिए, जो कुल स्थिर लागत है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कुल स्थिर लागत स्थिर बनी रहेगी। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं रख लूं उत्पादन की इकाई, ठीक, 0 1 2 3 4 और यहां टोटल फिक्स कॉस्ट रख लूं, तो ये यहां भी 10 है तो ये पूरा नीचे तक 10 का 10 बनता हुआ चला जाएगा। और इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये बिल्कुल कैसा बन जाएगा, जैसे मान लीजिए ये उत्पादन की इकाई है 1 2 3 4, तो इस पे ये 10 10 बिल्कुल ऐसा टोटल फिक्स कॉस्ट का शेप बनता जाएगा। खैर मैं कर्व तो लास्ट में आपको सारा बता के समझाऊंगा, इसकी चिंता मत करिए। स्थिर लागत में सामान्यतः प्रारंभिक व्यय, पूंजी पर ब्याज, प्रबंधकों के वेतन, मशीनों का हास, ऋण पत्रों पर ब्याज, अग्रिम बीमा प्रीमियम, स्थायी कारखाना व्यय शामिल किया जाता है। कैसे देख लीजिए, वो सारे खर्चे जो फिक्स है, जो बदलने नहीं है। जैसे मान लीजिए कंपनी का किराया फिक्स रहेगा, आपने कोई इंश्योरेंस कराया है तो 1 साल में एक बार प्रीमियम देना है, फिक्स है। आपने जो आपके परमानेंट इंप्लॉई हैं उनको जो सैलरी है फिक्स है, ठीक। टेलीफोन का जो मिनिमम रेंटल होता है कि इतने का रिचार्ज तो होगा ही होगा, भले उसके बाद जितना बात करें तो अलग है, वो फिक्स है, ठीक। ये जो सारी चीजें होती हैं, जो आपका डेप्रिसिएशन है हर बार मशीनों में जो खराबी का जो उसमें कमी आ रही है वैल्यू में, वो सब फिक्स है। तो वो खर्चे जिनका उत्पादन के साधन से कोई मतलब नहीं है, जैसे मान लीजिए बिजली का बिल है, उसका मतलब है वो आप जितना मशीन चलाएंगे उतना ही आएगा, कम चलाएंगे कम आएगा, लेकिन फैक्ट्री का किराया तो कम नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी कि मालिक बोलेगा कि अच्छा आपके यहाँ उत्पादन बंद है, ठीक है थोड़ा रहम कर देता हूं, नहीं लूंगा, नो, रेंट इज फिक्स। तो ऐसे खर्चे जो फिक्स हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उदाहरण देखे कि ये फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है, उन्हें उपरिव्यय लाभ या ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात। इसके बाद आता है कुल परिवर्तनशील लागत। अब इसमें सीधा है कि इसका सीधा संबंध उत्पादन के स्तर से होता है, ठीक है। वे लागतें जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होती हैं, कुल परिवर्तनशील लागत कहलाती हैं। ये लागतें उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती हैं। कुल परिवर्तनशील लागतें कच्चे माल की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, शक्ति साधनों पर व्यय आदि का योग होती हैं। यदि किसी कारणवश कारखाना बंद कर दिया जाता है तो परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है, बिल्कुल ठीक बात। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आप 0 लेवल पर भी उतना ही लागत होगा और 20 लेवल पर भी उतना ही लागत होगा। अगर कारखाना बंद होगा, प्रोडक्शन नीचे किया जाएगा तो कुल परिवर्तनशील लागतों में भी गिरावट आती है और इसको प्रत्यक्ष लागत कहते हैं, ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष लागत कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर एक डिफरेंस देख लीजिए, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत में संबंध। स्थिर लागत का संबंध स्थिर साधनों से होता है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो साधने जो बिल्कुल स्थिर हैं उनसे होता है। इसका संबंध परिवर्तनशील लागतों से होता है, क्लियर है। उत्पादन की मात्रा, स्थिर लागतों पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं वर्ड ध्यान रखेंगे। यहां परिवर्तनशील लागत पर उत्पादन की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। शून्य लागत, उत्पादन बंद कर देने पर स्थिर लागत शून्य नहीं होती, ठीक। ऐसा नहीं है कि स्थिर लागत 0 हो जाएगी, वो 0 और 100 हर यूनिट पे स्थिर फिक्स रहेगी, लेकिन यहां उत्पादन बंद कर देने पर वो शून्य हो जाएगी। अच्छा ये ध्यान रखिए, सारी कहानी अल्पकाल में चल रही है, दीर्घकाल में तो स्थिर लागत जैसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि स्थिर साधन ही नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस दोनों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुल स्थिर लागत जो है उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ घटती जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो अब उसमें होता क्या है, यहां पर उसके औसत की बात की जा रही है एक तरह से। जितना ज्यादा आप उत्पादन करेंगे तो औसत में ये घटती जाएगी। जैसे मान लीजिए आप 2 यूनिट केवल बना रहे हैं और लागत आपकी कंपनी की किराया अभी भी 100 रुपए है, लेकिन जब आप 2000 यूनिट बनाएंगे तो उस केस में आपके जो औसत है स्थिर लागत का वो थोड़ा कम होता चला जाएगा। यह लागत प्रारंभ में घटती है और एक सीमा के बाद बढ़ने लगती है। परिवर्तनशील लागत क्या है, शुरू में तो लगेगा कि ठीक है हमारा कॉस्ट निकल रहा है और कम लग रही है, लेकिन बाद में ये बहुत ज्यादा लगने लगती है। अल्पकाल में एक उत्पादक स्थिर लागत की हानि उठाकर उत्पादन जारी रख सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई नई कंपनी चालू की, आपको पता है कि अभी उतना फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसका किराया भरते रहेंगे, थोड़ा
ट्राई करते रहेंगे कि धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अब परिवर्तनशील लागत में क्या है, अल्पकाल में माल की कीमत परिवर्तनशील लागत के बराबर अवश्य मिलनी चाहिए, अन्यथा उत्पादक उत्पादन बंद कर देगा। लेकिन जो अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन है या परिवर्तनशील लागत है वो बड़ी सेंसिटिव होती है। मान लीजिए चलो आप किराया भर देंगे, आप प्रीमियम भर देंगे, लेकिन जो लेबर को पैसा दे रहे हैं उतना काम तो उसको करना पड़ेगा, उतना नहीं करेगा तो आप बंद कर देंगे, लागत नहीं लगाएंगे। लागत की जानकारी, कुल लागत में से परिवर्तनशील लागत घटाकर स्थिर लागत ज्ञान की जा सकती है। बिल्कुल सीधी बात है। मतलब मान लीजिए ये टोटल कॉस्ट में से अगर आप टीवीसी माइनस कर दें तो आपको टीएफसी मिल जाएगी कि हमारी स्थिर लागत कितनी है। ठीक, और यहां कैसे पता लगता है, कुल लागत में से स्थिर लागत घटा दीजिए। अगर आपको टीवीसी निकालनी है, मतलब ये रिलेशनशिप तो आप ध्यान रखेंगे ना, क्या रिलेशनशिप है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें से कोई भी एक का अगर आपको निकालना है तो दूसरे को माइनस कर दीजिए। मान लीजिए आपको टीएफसी निकालनी है तो टीएफसी इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस टीवीसी, या आपको टीवीसी निकालनी है तो टीवीसी इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सीधी सी बात है, ये संबंध आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं आनी चाहिए। तो ये अंतर मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा और इस अंतर को बहुत डिटेल में समझ के चलिएगा। ठीक है, अब आते हैं कुल लागत की तरफ। दोनों लागतों के बाद आ गए हम किस पर, कुल लागत। कुल लागत से आशय व्यवसाय या उत्पादन से समस्त व्ययों या कुल लागत से आशय फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा को प्राप्त करने के लिए किए गए समस्त व्ययों के योग से है। जितना भी आप व्यय कर रहे हैं, जितना भी आप टोटल खर्चा कर रहे हैं उत्पादन को प्राप्त करने के लिए, वो आपके कुल लागत का हिस्सा बनती है। इस प्रकार कुल लागत से आशय उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित मात्रा को पाने के लिए किए गए कुल स्थिर व्यय और कुल परिवर्तनशील व्ययों के योग से होता है। व्यय आपके दो तरह से होंगे, या तो स्थिर साधन पर होंगे या परिवर्तनशील साधन पर होंगे। दोनों साधनों पर जो आप व्यय कर रहे हैं उसको मिला दिया जाए तो आपका कुल लागत मिल जाता है। सो कुल लागत इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बहुत सिंपल सी बात है। अब आती है औसत वाली कहानी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो फर्म की कुल लागत में उसकी उत्पादित मात्रा का भाग दीजिए। देखिए औसत निकालने का तरीका की जरूरत क्यों है, औसत का मतलब यह है कि आपको प्रति इकाई कितनी लागत लग रही है ये पता लग जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहां उत्पादन कर रहे हैं 1 2 3 4, लागत लग रही है 10 15 18 20। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा, ये तो टोटल कॉस्ट होती जा रही है, लेकिन हर इकाई के प्रोडक्शन में एक्चुअली कितने पैसा लग रहा है इसके लिए आप डिवाइड कर दीजिए। क्या, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट, यानी 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 15 डिवाइड बाय 2 7.5, 18 डिवाइड बाय 3 6 5, ये ऐसे निकल जाएगा। जब भी किसी का औसत निकालना है तो जो उसका कुल वाला हिस्सा है, ये कुल लागत है, मान लीजिए कुल लागत, ठीक, कुल वाले हिस्से को इकाई से डिवाइड कर दिया जाता है तो औसत निकल जाता है। और अगर आप औसत को मल्टीप्लाई कर देंगे इकाई से तो कुल निकल जाएगा। तो फर्म की कुल लागत में उसकी उत्पादित मात्रा का भाग देने से जो परिणाम प्राप्त होता है उसे औसत कुल लागत या औसत लागत कहते हैं। इसे औसत इकाई लागत या पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, ये भी इसका नाम कहा जाता है। सो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कहा जाता है। कैसे निकलता है, कुल लागत भागा कुल उत्पादित मात्रा या टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी संबंध आपको ध्यान रखने हैं। कैसे ध्यान रखना है, तो एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक, अगर आपको यहां पर एक चीज और समझ लेनी है कि अगर आपको अब टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट के लिए एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड क्वांटिटी करना पड़ेगा। मतलब यह कि अगर कुल लागत और क्वांटिटी दी हुई है तो दोनों को भाग देकर औसत लागत निकाल लीजिए। अगर औसत लागत और क्वांटिटी दी हुई है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कुल निकाल लीजिए। ये इस संबंध की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। ये आपको टेबल कंप्लीट करने में बहुत फायदेमंद होगी, बहुत काम आएगी, उसकी देखेंगे। अच्छा, सबके अपने ग्राफ का तरीका है, उन ग्राफ को भी जरा देखेंगे, इसकी चिंता आप मत करिएगा। ठीक है, तो औसत कुल लागत बराबर औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। यह भी इंपॉर्टेंट है। जब आप औसत कुल लागत निकालते हैं तो वहां पर औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को अगर आप जोड़ देंगे तो भी निकल जाएगा, जैसा मैं आपको यहां बता रहा था। यहां पर देखिए, ये कुल लागत था, यहां पर मैंने औसत लागत निकाली है। लेकिन अगर औसत स्थिर लागत और
औसत परिवर्तनशील लागत को आप ये जोड़ दें तो भी आपको औसत लागत मिल जाएगी। ये मैंने आपको शुरू में बताया है। जैसे आप स्थिर और परिवर्तनशील लागत को जोड़कर कुल लागत निकाल लेते हैं, ऐसे ही दोनों का औसत जोड़ के भी औसत लागत निकाल सकते हैं। औसत कुल लागत वक्र की प्रकृति औसत स्थिर लागत वक्र एवं औसत परिवर्तनशील लागत वक्र के व्यवहार पर निर्भर होती है। अब इसका वक्र कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि औसत स्थिर लागत कैसा है और औसत परिवर्तनशील लागत कैसा है। अब इस सारे वक्रों को हम एक बार देखेंगे। औसत कुल लागत वक्र प्रारंभ में तेजी से गिरता है, किंतु जब उत्पादन अधिक बढ़ाया जाता है तब यह वक्र भी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। मतलब औसत कुल लागत ऐसे होगा लेकिन बाद में थोड़ा ऐसे उठने लगेगा। इस प्रकार औसत कुल लागत वक्र का आकार अंग्रेजी में यू के समान होता है। ये दो ऐसे वक्र होते हैं खास करके, एक औसत कुल लागत वक्र यानी एवरेज कॉस्ट और एक मार्जिनल कॉस्ट, ये सीमांत लागत, ये दोनों यू आकार के होते हैं। यू आकार के होने का मतलब यह है कि शुरुआत में वो लागत नीचे आएगी परिवर्तनशील साधनों के बढ़ते प्रतिफल के कारण। हमने पढ़ लिया है पार्ट 1 में। तो जब आपके परिवर्तनशील साधनों का प्रतिफल बढ़ेगा तो लागत नीचे आएगी, फिर धीरे धीरे वो ऊपर उठेगी। तो जब कोई चीज नीचे आकर ऊपर उठे तो यू आकार की हो जाती है। तो औसत कुल लागत यानी एवरेज कॉस्ट जो कर्व होता है उसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि शेप होता है वो यू आकार का होता है। तो औसत कुल लागत और सीमांत लागत ये दो यू आकार के वक्र होते हैं, ध्यान रखिएगा। चूंकि अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, अभी मैंने आपको बताया जो पार्ट 1 में पढ़ा था। तो शुरू में बढ़ते प्रतिफल के कारण लागत घटती है, यानी ऐसा होता है ना, देखिए ऐसा औसत लागत वक्र अगर बनेगा तो शुरू में बढ़ते प्रतिफल के कारण ये लागत नीचे आएगी, घटेगी। ये लागत वाला पैमाना है तो लागत नीचे आएगी। फिर स्थिर प्रतिफल की दशा में लागत थोड़ी देर स्थिर यहां रुकेगी और उसके बाद फिर घटते प्रतिफल के कारण ये लागत ऊपर उठेगी। स्थिर प्रतिफल घटता प्रतिफल क्या है हमने देख लिया है। मतलब जब अगर आप ये समझिए कि परिवर्तनशील इकाई आप लगाएंगे किसी चीज की और उससे ज्यादा प्रोडक्शन होने लगे तो ये बढ़ता प्रतिफल है, तब लागत नीचे आएगी। जब जितना परिवर्तनशील साधन लगाएं उतना ही प्रोडक्शन या उत्पादन हो तो स्थिर प्रतिफल का नियम, और जब आप परिवर्तनशील साधन लगाएं और उससे कम प्रोडक्शन हो तो घटते प्रतिफल का नियम, और तब लागत ऊपर निकल जाती है। तो इसी कारण उत्पादन का आकार बढ़ने पर पहले लागत घटती है, फिर न्यूनतम हो जाती है और वो यू आकार का अंत में हो जाता है। अब आते हैं औसत स्थिर लागत। औसत लागत के बाद औसत स्थिर लागत पर आ जाते हैं। तो औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत को फर्म की कुल उत्पादन मात्रा से भाग दिए जाने से प्राप्त होता है और इसे प्रति इकाई स्थिर लागत भी कहते हैं। अच्छा, ये कुल लागत नहीं होगा, ये कुल स्थिर लागत डिवाइड होगा, यहां स्थिर जोड़ लीजिएगा, यानी TFC डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। इसको क्या कहते हैं? प्रति इकाई स्थिर लागत, यानी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। अब देखिए, जैसे कुल स्थिर लागत तो हर यूनिट पर समान रहती है, लेकिन जो औसत स्थिर लागत है वो उत्पादन बढ़ने से धीरे धीरे घटने लगती है। ये देखिए, औसत स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत को इकाई से डिवाइड किया, ये धीरे धीरे घटेगी, क्योंकि जितना ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा स्थिर लागत तो बढ़ने वाली है नहीं, तो जो उसको प्रति इकाई में लगने वाली स्थिर लागत है एवरेज होने के कारण घटने लगती है। कैसे निकालते हैं? कुल स्थिर लागत डिवाइडेड बाई कुल उत्पादित मात्रा, तो प्रति इकाई स्थिर लागत कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ये हमने देख लिया है। औसत स्थिर लागत की इस विशेषता के कारण इसका वक्र बाएं से दाएं और नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ऐसे होता है। AFC कर्व ऐसे होता है, मैं आगे आपको कर्व बना के सिखाऊंगा, लेकिन समझ लीजिए। तो AFC कर्व क्या है? बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर गिरता हुआ कर्व होता है। औसत स्थिर लागत वक्र प्रारंभ में बहुत तेजी से गिरता है, किंतु बाद में यह वक्र आधार रेखा के समानांतर होने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब ये नीचे जाके निगेटिव नहीं होगा। मान लीजिए ऐसा है ना, तो ऐसे आके ऐसे होने लगेगा। ठीक है, ये औसत स्थिर लागत की प्रवृत्ति है, क्योंकि स्थिर लागत कभी जीरो होगी नहीं, इसलिए औसत स्थिर लागत भी कभी जीरो होगी नहीं कि इसको टच करे, तो इसी के बराबर चलती रहेगी। ठीक है, तो ये औसत स्थिर लागत की कहानी है। औसत स्थिर लागत AFC वक्र Y और X अक्ष को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि स्थिर लागत कभी जीरो होती ही नहीं है। देखिए, कोई भी वक्र Y या X एक्सिस को अगर टच करे तो मान लिया जाता है कि कहीं ना कहीं वो जीरो होगा, लेकिन स्थिर लागत तो कभी जीरो नहीं होता, इसलिए इसका औसत वक्र भी हमेशा ऐसे ही चलता है, वो कभी जीरो नहीं होता है। तो कुल स्थिर लागत का जो वक्र रहेगा वो ऐसे रहेगा, क्योंकि वो भी जीरो नहीं होगा, और औसत स्थिर लागत का वक्र जो रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व एंड दिस इज एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, AFC कर्व ऐसा बनता है वो, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, यानी ये ऐसा अगर शेप रहेगा ऐसा, तो इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आयताकार अतिपरवलय इसका हिंदी होता है।
आयताकार अतिपरवलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, ये किसका कर्व का वक्र का शेप है? एएफसी का। औसत स्थिर लागत की प्रवृत्ति चित्र से स्पष्ट, मैंने चित्र इसलिए आपके सामने बनाने का सोचा कि औसत स्थिर लागत आप ऐसे बना सकते हैं, एएफसी कर्व। ठीक बात है, कोई इसमें डाउट नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो कुल परिवर्तनशील लागत को फर्म के कुल उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त होने वाले परिणाम को औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। जैसे ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इसको हमने क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो यहां निकल जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी ये कुल मिलाकर ये बताता है कि प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत कितनी हो रही है। ठीक बात है, तो यहां ये भी कुल लागत नहीं होगा, यहां पर कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक है, तो कुल परिवर्तनशील लागत को आप डिवाइड कर दीजिए कुल उत्पादित लागत मात्रा से, तो यहां पर वो क्या हो जाएगा? औसत परिवर्तनशील लागत, यानी कि टीवीसी डिवाइडेड बाई क्यू हो जाता है। इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत परिवर्तनशील लागत प्रारंभ में एक निश्चित बिंदु तक तो गिरती है, लेकिन उस बिंदु के बाद वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो पहले परिवर्तनशील लागत जो है वो गिरेगी, लेकिन धीरे धीरे फिर वो बढ़ने भी लगेगी। चूंकि अल्पकाल में उत्पादन के क्षेत्र में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है, इसलिए ये पहले कॉस्ट गिरती है, बाद में फिर ऊपर उठनी भी शुरू होती है। अतः प्रारंभ में औसत परिवर्तनशील लागत वक्र गिरता है, क्योंकि ऐसी दशा में उत्पत्ति के वृद्धि का नियम या लागत ह्रास का नियम लागू हो रहा होता है। पहले में उत्पत्ति का वृद्धि का नियम रहता है, किंतु एक बिंदु के बाद क्रमागत उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होने से तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ती है, और इसी कारण एवीसी वक्र भी क्या होती है? वो ऐसे होती है। ठीक, तो एक आप जो औसत परिवर्तनशील लागत कर्व है वो ऐसे होती है, और जो सीमांत उत्पादन लागत है वो भी यू आकार की देखी जाती है, क्योंकि शुरू में उत्पत्ति वृद्धि के नियम के कारण लागत गिर रही होती है, बाद में फिर वो उठनी शुरू हो जाती है। ठीक बात है। औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत वक्र अगर आप देखना चाहें, समझना चाहें, तो इसको आप सेम ग्राफ पर बनाकर समझ सकते हैं। ठीक बात है, एक साथ इसका इस्तेमाल करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप दिखा सकते हैं। अब देखिए, इसको ग्राफ में आपको दिखाई देता हूं। ठीक है, कैसे कर लेंगे आप? ये कुछ ऐसा ग्राफ तीनों एक साथ ऐसे बनेंगे, यही सारे संबंध पूछे हैं। सबसे पहले आप एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसे कर लेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ऐसे कर लेंगे, और औसत स्थिर लागत एएफसी ऐसे कर लेंगे। अब देखिए, ये वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का एवरेज नीचे रहेगा, दोनों को जोड़ के एवरेज कॉस्ट बनती है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों को जोड़ के एवरेज कॉस्ट बनेगी, इसलिए हमेशा वो ऊपर रहेगी। तो औसत लागत वक्र औसत परिवर्तनशील लागत से सदैव ऊपर रहेगा। जाहिर सी बात है, ये औसत परिवर्तनशील लागत है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जिसको बोलते हैं, तो औसत लागत वक्र हमेशा इससे ऊपर रहेगी, क्योंकि औसत लागत वक्र हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि औसत लागत औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत का योग होती है, इन दोनों को जोड़ के ये बनी है, तो ये ऊपर तो रहेगी। आगे जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी, औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत में दूरी कम होती है। देखिए, यहां औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत में दूरी ज्यादा है, यहां आके थोड़ी दूरी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, परिवर्तनशील लागत में धीरे धीरे वो क्या होता है, एक तरह से उन दो औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत की दूरी कम हो जाएगी, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें स्थिर लागत वाला पार्ट बना रहता है। तो एक तो ये संबंध होता है। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, औसत स्थिर लागत में कमी आएगी, और ये देखिए, औसत स्थिर लागत धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है। ठीक है, और कुल लागत वक्र से उसकी दूरी घटती जाएगी, किंतु औसत स्थिर लागत शून्य कभी नहीं होती है, ये कभी जीरो नहीं होती, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ठीक बात है। तो ये क्या है? ये इन तीनों लागतों का संबंध है, औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत, यानी एएफसी, एवीसी और एवरेज कॉस्ट। इन तीनों को अगर आपको एक साथ दिखाना है तो दिखा सकते हैं। दूसरा, आप ये ध्यान रखिएगा कि तीन वक्र हमेशा यू आकार के होंगे, एक एवरेज कॉस्ट वक्र, एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वक्र और एक सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये तीन कर्व एक जैसे होंगे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, हाँ ये हमने देख लिया, अब आते हैं सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट के तरफ। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है, इसे सीमांत लागत कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये कुछ ऐसा वक्र बनता है।
यानी ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसा बनता है। तो जैसे जैसे आप उत्पादन की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो कुल उत्पादन में जो इससे चेंजेस, सॉरी, जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ा रहे हैं कुल लागत में जो परिवर्तन हो रहा है, मान लीजिए 1 इकाई किया 20 लगा, 2 इकाई किया 30 लग गया, तो 10 का जो कॉस्ट बढ़ा है ये सीमांत उत्पादन कहलाता है, इसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सूत्र में कुल लागत में परिवर्तन डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन डेल्टा क्वांटिटी, जितना आपने परिवर्तन किया टोटल कॉस्ट में और क्वांटिटी में जो परिवर्तन हुआ है उसको डिवाइड अगर आप कर देंगे तो सीमांत उत्पादन हो जाएगा। या एक फॉर्मूला जो मैंने भी बताया था आपको, TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी जो टोटल कॉस्ट होता है, मान लीजिए यहां वाला अगर आपको सीमांत उत्पादन निकालना है, सीमांत लागत निकालनी है, मान लीजिए यहां वाली, ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या करिए, ये वाली अगर सीमांत आपको लागत निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, ये TCN हो जाएगा और इसके बाद ऊपर वाला TCN माइनस 1। तो इस 14 में से 12 को आप माइनस करेंगे तो यहां आपको 2 सीमांत लागत निकल जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगी। यही फार्मूला यहां पर दिया है। तो प्रोफेसर फर्गुसन ने सीमांत लागत को परिभाषित करते हुए कहा कि उत्पादन में 1 इकाई की वृद्धि करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। मैं आपसे शुरू से बता रहा हूं कि जो सीमांत वाला कंसेप्ट है उसमें हमेशा एक अतिरिक्त वर्ड हमेशा जुड़ा रहेगा। अगर वो उत्पादन है तो एक अतिरिक्त इकाई लगाने पर जो उत्पादन में वृद्धि हो गई, अगर लागत है तो एक अतिरिक्त उत्पादन करने से जो लागत में वृद्धि हुई, उपयोगिता है तो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो उपयोगिता में वृद्धि हुई, ये सब सीमांत के साथ जुड़े रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसकी विशेषताएं क्या है, सीमांत लागत स्थिर लागत से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। मतलब स्थिर लागत से इसका कोई मतलब नहीं होता, एक्चुअली जो परिवर्तनशील लागत में चेंजेस होते हैं उसी से ये चेंज होती है। क्योंकि इस टेबल में आप देखिए ना, स्थिर लागत तो अपने आप में स्थिर बना हुआ है, इस टोटल कॉस्ट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं इस चेंज के कारण आ रहे हैं। इसीलिए जो सीमांत लागत होती है वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट या परिवर्तनशील लागत पर निर्भर रहती है। जितना इसमें चेंज होगा उतना ही सीमांत लागत में भी आप देखेंगे तो ये चेंज आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। सीमांत लागत वक्र भी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण U के समान होता है। तो क्योंकि मैंने आपको अभी वक्र बना के दिखाया ही है कि सीमांत लागत वक्र भी बढ़ते प्रतिफल के कारण लागत घटेगी, फिर स्थिर प्रतिफल होगा, फिर घटते प्रतिफल के कारण ये U आकार का दिखाई पड़ता है। तो औसत लागत ये भी U आकार, औसत वेरिएबल कॉस्ट ये भी U आकार और सीमांत लागत ये भी U आकार का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सीमांत लागत कुल लागत में परिवर्तन के दर को बताती है कि आखिर भाई टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज होने वाला है, यह आपको दर दिखाई देता है। अब औसत लागत और सीमांत लागत का संबंध अगर आप देखें तो बहुत आसानी से आपको यहां पर दिखाई दे देगा। सीमांत लागत और औसत लागत में गहरा संबंध होता है, दोनों के बीच कुछ संबंध है। औसत लागत और सीमांत लागत दोनों की गणना कुल लागत से की जाती है, बिल्कुल ठीक बात। अगर आपको औसत लागत निकालना है तो कुल लागत को ही आप इकाई से भाग देंगे तो औसत लागत आएगा, और अगर आपको सीमांत लागत निकालना है तो भी कुल लागत में जो गैप आ रहा है उसी से निकालेंगे। तो पहला संबंध तो ये है, जब औसत लागत गिरती है तब सीमांत लागत इससे कम रहती है। मतलब ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक। और जब औसत लागत गिर रही होती है तो सीमांत लागत इससे नीचे रहती है, ठीक। जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है, जब औसत लागत स्थिर रहती है तब सीमांत लागत उसके बराबर हो जाती है। यहां अगर इसके बराबर हो जाएगी, इसके ऊपर ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व निकल जाएगा। मतलब अगर आप इसको ठीक से देखना चाहें तो ये औसत लागत ऐसे है, ये जब स्थिर रहेगी तो इसके बराबर आ जाएगी, और उसके बाद जब औसत लागत वृद्धि दर औसत लागत वृद्धि दर की तुलना में अधिक होती है, फिर ये तेजी से बढ़ जाती है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऊपर निकल जाती है और ये एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे रह जाती है। तो दोनों U आकार की होती हैं, लेकिन जब तक औसत लागत क्या होती है, गिरती रहती है, तो सीमांत लागत हमेशा इसके नीचे रहती है। जैसे ही औसत लागत स्थिर होती है सीमांत लागत इसके बराबर हो जाती है, और फिर जब दोनों बढ़ते हैं तो सीमांत लागत तेजी से बढ़ती है तो वो उसके ऊपर निकल के चली जाती है। ये कर्व से आप बहुत आसानी से दिखा सकते हैं, इस तरह का यहां पर कर्व आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो ये X ये Y, इसका आपने ध्यान रखना है। ये किसका किसका संबंध है, औसत लागत और सीमांत लागत के बीच का संबंध है, ठीक बात है। सारे कर्व के शेप मैंने आपको एक एक करके दिखा दिए हैं, यहां से आप इनका आसानी से संबंध निकाल सकते हैं औसत लागत और सीमांत लागत का। ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट है, ये सीमांत लागत है, इसमें कहीं कोई इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। तालिका से आप देख सकते हैं कि जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत भी घटेगी। ये देखिए, जब एवरेज कॉस्ट घट रही है तो सीमांत लागत भी घट रही है। फिर
जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है। ये जब बढ़ना शुरू हुआ तो सीमांत लागत भी बढ़ा, लेकिन ये 100 से 120 हो रहा है तो ये 100 से सीधे 160 हो जाएगा। ठीक बात। तो ये एक जगह पे आके दोनों बराबर भी हुए हैं, इसीलिए शेप क्या होगा, फिर से शेप देख लीजिए, ये होगा औसत लागत और ये होगा सीमांत लागत। तो ये सीमांत लागत है, ये औसत लागत है। तो जब तक औसत लागत गिर रही थी, सीमांत लागत इससे नीचे थी। जब औसत लागत थोड़ी स्थिर हुई तो ये इसके बराबर हो गई यहां 100 पे आके, और इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ रही है 120, 130, ये 160, 120 हो गई, स्पीड इसकी तेज हो गई। तो ये संबंध आप यहां से इजीली देख सकते हैं। और सीमांत लागत औसत लागत इसके नीचे के बिंदु पर काटती है। ठीक बात है, मतलब कि नीचे के बिंदु पर जो ये ग्राफ था, इसके निचले पॉइंट पर सीमांत लागत औसत लागत को काटती है। ठीक है, ये संबंध भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट में ये सारी अल्पकालीन लागतें आपने देख ली, यानी कौन कौन सी, मेरे साथ बोलिए, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, दोनों को जोड़ दीजिए, कुल लागत। उसके बाद इन तीनों का क्या करिए, औसत निकाल दीजिए, यानी औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत लागत। फिर लास्ट में एक जोड़ दीजिए, सीमांत लागत। तो 7 लागतें होती हैं अल्पकालीन जो मैंने दिखाई, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, दोनों को जोड़ के कुल लागत, फिर तीनों का औसत और लास्ट में सीमांत। ये 7 लागतें आपको ध्यान रखनी है, सबका एक दूसरे से संबंध है, इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने जैसा नहीं है। दीर्घकाल वह समयावधि होती है जिसमें एक फर्म मांग के अनुसार वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन करने के लिए उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है। ये मैंने आपको शुरू में बताया है कि उत्पादन के सभी साधनों में अगर आप चेंज कर पाएं तो वो लॉन्ग टर्म या दीर्घकाल कहलाता है, जो बहुत जरूरी है। दीर्घकाल में फर्म कारखाना, भवन, प्लांट, मशीन, प्रबंधकीय स्टाफ सहित उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकती है, जबकि अल्पकाल में वह केवल परिवर्तनशील साधन जैसे कच्चा माल, श्रमिकों की संख्या, इनकी वृद्धि करके वस्तु की पूर्ति संबंध के मांग को बढ़ाने का प्रयास करती है। तो ये सिंपल सी चीजें जो मैंने आपको बताई दी। अच्छा, एक एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व का संबंध जो मैंने आपको अभी समझाया था। अल्पकाल में फर्म की स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों प्रकार की लागतें होती हैं, जबकि दीर्घकाल में फर्म केवल परिवर्तनशील लागत होती है। अच्छा, दीर्घकाल वाला ही मामला पूरा चल रहा है आपका, इसलिए दीर्घकाल में केवल औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र होते हैं। इन दीर्घकाल में क्या होगा, केवल एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का होगा और कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इन दीर्घकालीन लागत वक्रों की आकृति भी यू के समान होती है, किंतु अपेक्षाकृत थोड़े ये चपटे होते हैं। लॉन्ग टर्म, इसको एलएमसी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, एलएमसी एंड एलएसी। ठीक है, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, तो ये आप कंसेप्ट जो है बिल्कुल आसानी से समझ गए। क्या, लागत का जितना भी कॉस्ट संबंधित पूरा कंसेप्ट है, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, सामाजिक कॉस्ट, बाहरी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट, इंप्लिसिट, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ये सारी लागतों के बारे में हमने देखा। 7 तरह की लागतें देख ली, सभी लागतों का एक दूसरे से जो महत्वपूर्ण संबंध है वो देख लिया, वक्रों के बारे में भी देख लिया। अब हम चलेंगे आगम की तरफ, जिसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिस पर आपने ध्यान रखना है, और जो लागत और उत्पादन दोनों के साथ बहुत फॉर्मली या बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं इसको। देखिए, आगम या आय से आशय किसी फर्म के द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा को बेचने से प्राप्त होने वाली आमदनी से होता है। देखिए, कुल मिलाकर आगम का मतलब क्या है, आगम या रेवेन्यू जो है वो होगा किसको, वो होगा उत्पादक को, प्रोड्यूसर को। और प्रोड्यूसर को कब होगा, जब वो किसी भी वस्तु को एक निश्चित मात्रा में बेचेगा। जैसे मान लीजिए उसने 2 वस्तुएं बनाई, ठीक, और कीमत उसमें एक वस्तु की 5 रुपए है, तो 2 पंजे 10 रुपए उसका क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। यानी पहले क्या हुआ, लागत लगाई गई, उससे उत्पादन किया गया, अब उसको बेच के जो पैसा मिलेगा उसको हम आगम या रेवेन्यू कहते हैं, जिसमें लाभ या हानि छुपी हुई होती है। प्रत्येक फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, यह बिल्कुल ठीक बात है। लाभ अधिकतम कब होगा, जब वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेचेगा। अब यह अलग बात है, अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि अलग अलग बाजारों में कैसे वो कीमतों के साथ खिलवाड़ करके या कीमतों के साथ एडजस्टमेंट करके लाभ को और मैक्सिमम करने का प्रयास करता है। फर्म की कुल आगम तथा कुल लागत का अंतर लाभ होता है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि उसने क्या किया कि 50 रुपए लगाकर, कॉस्ट लगाकर उसने कुछ बेचा, बनाया, और उसको बेच रहा है वो 80 रुपए में, ये हो गया इसका रेवेन्यू या आगम। अब लाभ कितने का होगा,
तो लाभ 80 और 50 के बीच का गैप जो है ये 30 रुपए उसका लाभ हो जाएगा। और जहां पर आगम और लागत का जो अंतर है वो सबसे ज्यादा होता है, वहां पर उसका लाभ भी अधिकतम होता है। ये चीज भी देखने के लिए मिलती है। तो प्रत्येक फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। फर्म की कुल आगम और कुल लागत का अंतर लाभ होता है। अतः एक उत्पादक के रूप में फर्म अपनी उत्पादन लागत को न्यूनतम और आगम को अधिकतम करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहती है। So any firm want to minimize its costs and maximize its profit। वो चाहती है कि क्या करें, maximize its revenue। तो वो चाहती है कि कम से कम लागत लगे और आगम हमको ज्यादा से ज्यादा मिले, जिससे क्या हो सके, लाभ हम ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। अब आप कहेंगे सर तब तो कोई भी फर्म जो है 5 रुपए की चीज बना के 100 रुपए में क्यों नहीं बेचती है? वो इसलिए नहीं बेचती है कि कंज्यूमर उसको ज्यादा नहीं खरीदेगा। अगर उसको ज्यादा मात्रा में चीजों को बेचना है तो उसको कहीं ना कहीं कीमतों को नीचे करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? और अभी हम देखेंगे कि अलग अलग बाजारों में, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दूंगा, अलग अलग बाजारों में फिर ये कीमतों का खेल भी अलग होता है। लेकिन आगम का जो बेसिक है, रेवेन्यू का जो बेसिक है, उसका मतलब ये होता है कि जब उत्पादक अपनी विभिन्न मात्राओं को अलग अलग कीमतों पर बेचकर जो पैसा इकट्ठा करता है वो उसका आगम कहलाता है। किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का विक्रय करने पर उत्पादक को जो कुल राशि प्राप्त होती है उसे आगम कहते हैं। एक डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हैं। अन्य शब्दों में आगम का आशय उस विक्रय राशि से है जो फर्म अपना उत्पादन बेचकर प्राप्त करती है। सेल प्राइस जो होता है, ठीक है, यानी जो उसका सेलिंग प्राइस होता है, उससे जो पैसा उसको मिलता है वो रेवेन्यू कहलाता है। डुले के अनुसार एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां हैं। मैं 2-3 डेफिनेशंस आपके सामने इसलिए लगता हूं कि इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन या दोनों तीनों को मिला के टुकड़े टुकड़े में भी अगर वर्ड आपके दिमाग में है तो आप आराम से आंसर एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा लंबे चौड़े बातें नहीं लिखनी होती हैं। वर्ड टू वर्ड लिखिए, उसके साथ साथ उसमें आप ग्राफ प्लॉट कर दीजिए तो आपका वहां पर काम बन जाता है। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि एक फर्म का आगम जो उसकी बिक्री होती है और उसे जो कुल वस्तुओं की बिक्री से उसको प्राप्त होता है धन या मौद्रिक प्राप्ति, वो इसमें आगम कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है। अब आगम की जो अवधारणाएं हैं, यानी अवधारणाएं का मतलब कि कौन कौन सी चीजों मिलाकर आगम बनाई जाती है या आगम के प्रकारों में क्या क्या चीजें आती है वो आप समझ लीजिए। तो एक है इसमें कुल आगम जिसको आप बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, एक है औसत आगम और एक है सीमांत आगम। अब कुल, औसत और सीमांत की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। उत्पादन के संदर्भ में भी हमने किया है, लागत के भी संदर्भ में किया है। तो आपको पता है कुल का मतलब जितना वो प्राइस होगा और जितनी क्वांटिटी होगी, मतलब जितनी कीमत पर जितनी क्वांटिटी वो बेच पाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। यानी एक वस्तु की निश्चित मात्रा बेचने के बाद जो मौद्रिक आय उसको मिलती है वो कुल आगम है। जब आप कुल आगम से यानी टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देते हैं कितने यूनिट बेचा है उससे, तो औसत आगम निकल जाता है। औसत हमने जैसे उत्पादन में देखा था, औसत लागत में देखा था कि कुल लागत को इकाई से भाग दे दीजिए तो औसत या एवरेज आ जाता है। इसी तरह जितना आपने प्रोडक्ट बेचा है या जितना आगम आपको हुआ है उसको जब आप यूनिट से या इकाई, जितनी इकाई आपने बेची है उससे आप भाग दे देते हैं तो इसे औसत आगम कहते हैं। इसे पर यूनिट रेवेन्यू भी कहा जाता है। पर यूनिट रेवेन्यू, इसको क्या कहा जाता है, पर यूनिट रेवेन्यू का भी नाम दिया जाता है। तो यह भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आप पहुंचते हैं सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू पर। अब सीमांत आगम का क्या मतलब है? सीमांत आगम का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आपने 1 यूनिट बेचा, 2 यूनिट बेचा, 3 यूनिट बेचा, 4 यूनिट बेचा। एक एक्स्ट्रा यूनिट जब आप बेचते हैं तो उससे आपके कुल आगम में जो इंक्रीज होता है, जैसे मान लीजिए लेट सपोज यहां पर जैसे मैं यहां पर आप ले लीजिए इकाई, वस्तु की इकाई, ठीक है। ये बार बार एक ही चीज यहां पर बताई जा रही है, इससे आप इजीली निकाल सकते हैं। वस्तु की इकाई 1 2 3 4 5। यहां पर आप ले लीजिए कीमत, ठीक, मान लीजिए 2 रुपए कीमत है, 2 2 2 2 2, ठीक। अब यहां पर ले लीजिए आप कुल आगम, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, 2 इंटू 1 2, 2 दूना 4, ठीक, 2 तिया 6, 2 चौके 8 एंड 5 दूना 10। यानी जितनी कीमत और जितनी क्वांटिटी आपने बेची वो टोटल रेवेन्यू हो गया। अब आपको अगर औसत रेवेन्यू निकालना है, एवरेज रेवेन्यू, तो आप क्या करेंगे, टोटल को यूनिट से डिवाइड कर देंगे। 2 by 1 2, 4 by 2 2, 6 by 3 2, 8 by 4 2, 8 by 5 2, ठीक। एक चीज आपने समझ ली होगी,
औसत रेवेन्यू, औसत आगम और कीमत ये दोनों एक ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। एवरेज रेवेन्यू इज कॉल्ड प्राइस। अक्सर यह पूछा जाता है कि औसत आगम को और क्या कहते हैं, या किस आगम को कीमत भी कहते हैं, तो वो आपका प्राइस और औसत आगम दोनों एक होती है। यहां पर आपके सामने स्पष्ट हो गया भाई, कुल को आप इकाई से डिवाइड कर दीजिए, वही आ जाएगा। अब लास्ट में आता है सीमांत उत्पाद, सॉरी सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। तो कुल कहां गया, पहला का तो यही रह जाएगा, फिर 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, ये भी आ गया। अब आप कहेंगे सर सीमांत आगम भी बराबर होता है क्या? होता है, लेकिन उस स्थिति में जब कीमत स्थिर रहे। अभी तो मैं आपको निकालने के तरीके बता रहा हूं कि आप इस तरह से इसको इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तीन रेखाएं AR = MR = प्राइस, ये एक हो जाएगा, और जो कुल आपका लागत है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। बहुत इजीली आप देख सकते हैं। तो अब ये किस कंडीशन में होता है? पहली बात तो मैंने आपको निकालने के तरीके बताए कि कुल रेवेन्यू, औसत आगम और सीमांत आगम कैसे निकाला जाता है। कीमत में अगर आप वस्तु की इकाई का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कुल आगम निकल जाएगा। उसके बाद आप कुल आगम को इकाई से डिवाइड कर दीजिए तो औसत आगम निकल जाएगा, और कुल आगम के बीच का जो गैप है उससे सीमांत निकल जाएगा। ठीक बात है, यह आपको समझ में आ गया। लेकिन देखिए एक बातें आप यहां से और नोट करते हुए चलिएगा, वो ये कि अगर कोई ऐसा स्थिति है जहां पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो कीमत, औसत आगम और सीमांत आगम तीनों बराबर रहेगी। और यह स्थिति बनती है किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह स्थिति बनती है जहां पर क्या होता है, जहां पर आपका सीमांत आगम, औसत आगम और कुल और कीमत ये दोनों बराबर रहती है, और ग्राफ यहां पे कुछ तीनों का AR = MR = प्राइस बनता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसको कहते हैं? दो तीन तरह के बाजार है, मैं दोबारा यहीं पर आऊंगा, लेकिन पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं जो हमने कुल आगम देखे थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको यहीं पर लेकर आता हूं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो गया आपका कुल आगम, जो टोटल आप कीमत में डिवाइड करके निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई करके कितना बेचा, कितने यूनिट, डिवाइड कर दीजिए अगर क्वांटिटी से, औसत हो जाएगा, और जो कुल आगम के बीच का गैप है वो सीमांत आगम हो जाएगा। यानी अगर आप एक अतिरिक्त इकाई का और विक्रय करते हैं तो कुल आगम में जो परिवर्तन होगा वो सीमांत आगम हो जाएगा। अब कुल आगम देख लीजिए, एक फर्म अपने उत्पादन की निश्चित मात्रा बेचकर जो धनराशि प्राप्त करती है उसे कुल आगम कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि फर्म 3 इकाइयां बेचकर 24 रुपए प्राप्त करती है तो कुल आगम 24 रुपए होगी। ठीक बात है। वस्तु की बेची गई मात्रा में वस्तु के प्रति इकाई मूल्य का गुणा करके भी कुल आगम जाना जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। यानी मान लीजिए आपने 2 वस्तु बेची है, उसकी कीमत 4 रुपए है, तो आपका कुल आगम 2 × 4 8 रुपीज हो जाएगा। कुल आगम बराबर वस्तु की बेची गई मात्रा यानी क्वांटिटी इंटू वस्तु की प्रति इकाई मूल्य यानी प्राइस, Q × P = टोटल रेवेन्यू, ऐसे निकाला जाता है। तो ये तो आप इजीली समझ ही गए होंगे, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक बात है, कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर आते हैं औसत आगम। तो फर्म द्वारा वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त कुल आगम को वस्तु की बेची गई इकाइयों की संख्या से भाग देने पर औसत आगम प्राप्त होती है। औसत आगम क्या है? कुल आगम डिवाइडेड बाई वस्तु की बेची गई मात्रा इक्वल्स टू कीमत भी इसको कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि कीमत और औसत आगम दोनों बराबर रहती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर मैं कीमत चेंज भी करूं, इकाई 1 2 3 4 यूनिट, ठीक, कीमत यहां पर है, कीमत है मान लीजिए 2 रुपए, या इसको घटाते हैं थोड़ा अलग अलग बाजारों में, 10 8 6 4। अब यहां पर आ जाइए टोटल रेवेन्यू, तो 10 × 1 10 रुपए, 8 × 2 16 रुपए, 6 × 3 18 रुपए, 4 × 4 16 रुपए। अब मैं अगर औसत आगम निकालूं, एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है? कुल आगम को यूनिट से डिवाइड करके, क्वांटिटी से। ये आपकी कितनी, ये मात्रा है, ठीक। तो 10 से 1 को डिवाइड करिए 10 आ जाएगा, 16 से 2 को करिए 8 आ जाएगा, 18 से 3 को करिए 6 आ जाएगा, 16 से 4 को करिए 4 आ जाएगा। मतलब अगर कीमत दी हुई हो तो औसत आगम निकालने की जरूरत नहीं है, सेम वही उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। तो औसत आगम जो होती है वो हमेशा कीमत के बराबर रहती है, इसलिए औसत आगम जो वक्र होगा वही कीमत रेखा भी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। सो द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस कर्व। तो AR = TR/Q = प्राइस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
तो फर्म द्वारा वस्तुओं की बिक्री से जो प्राप्त कुल आगम है को वस्तु को बेची गई इकाइयों से संख्या से भाग दे दीजिए, आपका औसत आगम निकल जाएगा और वही आपके कीमत के बराबर भी रहेगी। ठीक है, ये हो गई औसत आगम की कहानी। अब तीसरा है सीमांत आगम। सीमांत आगम क्या है? एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से फर्म की कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण में आपने देखा था ना, ये आपने एक मात्रा बेची तो 10 मिला, दूसरी मात्रा बेची तो 10 से 16 हो गया, यानी 8 रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आपको मिला है। फिर तीसरी बेची तो 16 से 18 हो गया। अच्छा ये सॉरी ये औसत है ना, यहां सीमांत आगम निकाल देते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहां क्या है, पहले ये 10 का 10 रहेगा, फिर आप 10 से आपको 16 मिला है तो 6 यूनिट एक्स्ट्रा मिला है। 16 से 18 है, 2 आगम एक्स्ट्रा मिला है, 18 से 16 आए हैं। तो यहां पर ये थोड़ा सा घट के फिर ये भी इसका बीच का गैप 2 है, 4 चौको 16। अब देखिए इसमें कुल मिलाकर कहानी क्या है, जब आप एक अतिरिक्त इकाई को बेच रहे हैं तो कुल आगम में कितने का परिवर्तन हो रहा है, यही कहलाता है सीमांत आगम। सो द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू ड्यू टू द सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। सीमांत आगम इसको कहा जाता है। ठीक बात, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो सीमांत आगम बराबर n इकाइयों से प्राप्त कुल आय माइनस n-1 इकाइयों से प्राप्त कुल आय। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए अगर हमें इस यूनिट का सीमांत आगम निकालना है तो इस यूनिट के सामने ये n यूनिट है, ठीक, तो n यूनिट से हमको कितना मिला है टोटल रेवेन्यू 8, और n-1 ये वाला ऊपर वाला n-1 हो जाएगा, मैंने पहले ही बता रखा आपको, ये n है और इसके ऊपर n-1 माना जाएगा, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 निकल जाएगा। यही फॉर्मूला यहां पर दिखाया गया है, n इकाइयों से कुल प्राप्त आय माइनस n-1 इकाइयों से प्राप्त आय। इसका फॉर्मूला होता है MR = TRN माइनस TRN-1। साधारण भाषा में जो कुल आगम है उसके ऊपर वाले कुल आगम में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, या एक फॉर्मूला यह भी है कि कुल आगम में जो परिवर्तन हुआ है और कुल मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, तो भी आप आसानी से सीमांत आगम को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के आगम हैं। अब यहां पर एक टेबल से आप समझ लीजिए। अब मैं आपके सामने 2 टेबल रखता हूं। 2 टेबल में क्या होगा कि एक ऐसी स्थिति रहेगी जहां पर कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, और एक स्थिति ऐसी रखेगी जहां पर कीमत में परिवर्तन होगा। अब सवाल यह आएगा कि कीमत में परिवर्तन क्यों होगा, क्या बाजारों में इसकी चर्चा होती है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, लेकिन पहले टेबल देखिए। यहां देखिए, जब वस्तु की कीमत स्थिर है तो ये बेची गई मात्रा है 1 2 3 4 5 6, ये वस्तु का मूल्य है जो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, ये उससे आगम निकल रहा है। 1 × 10 10 रुपए, 2 × 10 20, ये कुल आगम निकल गया। यह आपका औसत आगम निकल गया। जब कीमत और औसत आगम दोनों बराबर रहता है, आपको पता ही है, तो ये औसत आगम निकल गया। और ये सीमांत आगम निकल गया, क्योंकि 20 में से 10 तो भी 10, 30 में से 20 तो भी 10, ये निकल गया। एक स्थिति बहुत स्पष्ट है कि यदि कीमत बराबर रहे तो वस्तु का मूल्य और औसत आगम और सीमांत आगम तीनों बराबर रहते हैं। अब सवाल यह आता है कि कीमत बराबर क्यों रहेगी, तो यह निर्भर करता है बाजार के स्वरूप पर। ठीक है, मैं आपको कुछ बाजारों के प्रकार थोड़ा सा डिस्कस करता हूं और वहां से आप समझ जाएंगे। अच्छा, एक स्थिति आपने ये देख ली जहां पर कीमत बिल्कुल स्थिर है। दूसरी स्थिति देखिए, यहां पर क्या है, वस्तु की कीमत को घटाया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, 20 18 16 14 12 10 घटाया जा रहा है, और ये बेची गई मात्रा है। अब यहां पर क्या है, ये कुल आगम आप चेंज हो जाएगा। कुल आगम देखिए ये बढ़ गया, फिर औसत आगम तो बराबर रहता है, आपको पता है, लेकिन अब यहां सीमांत आगम बराबर नहीं रहेगा। सीमांत आगम तो इसके बीच का गैप होता है, 16, यहां से 12, यहां से 8, यहां से 4, यहां से 0, और हो सकता है माइनस में भी चला जाए। यानी एक चीज स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत बराबर रहती है तब AR, MR और प्राइस तीनों बराबर रहते हैं, और जब वस्तु की कीमत बराबर नहीं रहती है तो MR जो है वो अब नीचे की तरफ घटनी शुरू हो जाती है। और इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं, देख लीजिए बहुत आराम से। देखिए होता क्या है, जो आपका बाजार है ना, जो मार्केट है, ये बाजार के 2-3 स्वरूप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको, वैसे तो बहुत सारी डिस्कशन होती है, लेकिन मैं आपको 1-2 इंपॉर्टेंट मार्केट के स्वरूपों की चर्चा करके समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे एक बाजार होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन
मार्केट। ठीक है, बहुत आराम से आप बस ग्राफ के नेचर को समझ लीजिएगा, इतना ही आपके लिए जरूरी है। दूसरा होता है, अब ये पूर्ण प्रतियोगिता है, दूसरी इसमें होती है अपूर्ण प्रतियोगिता, और इसके कई भाग होते हैं। ठीक है, इसमें दूसरी होगी अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता, और इसमें एक होता है एकाधिकार और एक होता है एकाधिकृत या एकाधिकारी भी इसको बोल देते हैं, जबरदस्ती के नाम बनाए गए हैं, कुल मिलाकर आप समझ लीजिए एकाधिकृत। तो एक को अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोपोली और एक को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। इसके अलावा एक डिओपोली, ओलिगोपोली भी होता है। डिओपोली में दो सेलर्स होंगे, वहां पर इसको बहुत डिटेल में नहीं देखना है, आपको अपने एमआर के कर्व के नेचर को देखते हुए ये कम से कम 3 तरह के बाजारों की चर्चा करनी है। तो एक हमने बाजार देख लिया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और दूसरा में ये एकाधिकार और एकाधिकारी। ये कम से कम 2 तो आपको ध्यान रखने हैं। अब क्या मतलब है समझ लीजिए। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? बता रहा हूं, मैंने अभी आपके सामने क्या सिचुएशन रखी थी कि यहां कीमत घटाई जा रही है, और एक सिचुएशन ऐसी थी जहां पर कीमत को बिल्कुल भी घटाया नहीं गया है। अब ये ऐसा होता क्यों है? ये होता है बाजारों के नेचर पर। ठीक, अब ये देखिए जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार आपको नाम देख के कैसा लग रहा है? जहां पर कंपटीशन हो। बाजार में कैसा कंपटीशन होगा? बेचने खरीदने का कंपटीशन होगा। तो एक ऐसा बाजार जहां पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता हों, एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं चर्चा करूं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक, तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? यहां पर आपको यह दिखाई पड़ेगा, यहां पर आपको बेसिकली क्या दिखाई पड़ेगा कि अधिक क्रेता एवं विक्रेता। और क्या दिखाई पड़ेगा? और अगर आप देखना चाहें तो बाजार में प्रवेश का अधिकार। ठीक, कीमत ग्रहण करने वाले। बस ये 3 चीजें आप ध्यान रखिए। यहां किसके संदर्भ में बात हो रही है? यहां बात हो रही है बाजार में कौन होंगे? विक्रेता होंगे। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है उसमें सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। जैसे आप किसी मार्केट में चले जाइए, आप देखिए परचून की दुकान की लाइन से यहां पर बहुत सारी दुकानें होंगी। अच्छा, यहां पर होता क्या है? यहां पर कोई कीमत विभेद नहीं होता। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर एक कोई बिस्किट है, ठीक है ना, कोई बिस्किट आप ले लीजिए, पार्ले जी, कोकोनट, कोई भी, उस बिस्किट पर एमआरपी लिखकर इंडस्ट्री से आ रहा है। सभी जो विक्रेता हैं वो कीमत को ग्रहण कर रहे हैं, वो खुद कीमत नहीं बना सकते। उसमें से अगर एक भी विक्रेता ज्यादा कीमत पर बेचेगा तो कोई उसकी दुकान पे नहीं जाएगा, और अगर उससे कम पर बेचेगा तो सब फायदा कमाएंगे, वो नुकसान कमाएगा। हो ही नहीं सकता कि उससे कम पे बेच के वो फायदा कमा ले। तो एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इज सच अ मार्केट इन विच देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, देयर इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। वहां पर कोई कीमत विभेद नहीं किया जा सकता। हाँ, वहां पर प्रोडक्ट का विभेद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई, आपने देखा होगा मार्केट में फेयर एंड लवली की जगह फेयर लवली लिख के कुछ दे देते हैं डुप्लीकेट में, ये हो सकता है। लेकिन जो ओरिजिनल चीजें हैं उस चीज को सभी लोग एक ही कीमत पर बेचेंगे, वो कीमत को ग्रहण करेंगे। दे आर प्राइस रिसीवर, नॉट द प्राइस मेकर्स। ठीक बात। दूसरा, वहां पर क्या होता है? देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान लगाकर दुकान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बिस्किट, टॉफी, नमकीन की दुकान खोलने के लिए सरकार से लाइसेंस की जरूरत है, नहीं। तो सबको जब अलाउ है तो कोई भी दुकान खोल लेता है, इसलिए वहां पर पूरी प्रतियोगिता रहती है। और जहां पर कंपटीशन होगा वहां पर कोई व्यक्ति कीमत से छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसलिए जो ये टेबल मैंने आपको दिखाया, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस एट ऑल। आप देखिए पूरा स्टैग्नेंसी है, कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा, जिसके कारण इसका औसत आगम और सीमांत आगम यानी कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या चल रहे हैं? बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा?
यहां पर इस केस में क्या देखा जाता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, ये तीनों यहां पर बराबर होते हैं। और फिर इस केस में जो आपकी रेखा बनती है वो कैसी बनती है, जरा देख लीजिएगा। जो वक्र आपका बनेगा, जो कर्व बनेगा, वो किस प्रकार बनेगा, इसको भी देख लीजिए, एक्स और वाई। तो ये एक सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, और ये सीधी रेखा में ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू प्राइस। तो यहां पर जो एम आर कर्व होगा ये और ए आर कर्व और प्राइस कर्व होगा वो इस तरह होगा, क्योंकि यहां पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह कहानी है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। ठीक बात। दूसरा अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर दो पार्ट कर दूं, लेट सपोज, हाँ, या एक में ही चर्चा करते हैं, चलिए। एकाधिकार, एकाधिकार यानी जिसको बोलते हैं मोनोपोली। ठीक, अब ये जो बाजार होता है इसकी विशेषता प्रमुख रूप से क्या होती है, इसकी विशेषता होती है इसकी विशेषता होती है एक विक्रेता, यानी इसको बोलते हैं सिंगल्स। मोनोपोली क्या बना है, मोनो में सिंगल, पोली माने सेलर, यानी सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर। ठीक, दूसरी इसमें क्या होती है, बाजार में प्रवेश वर्जित, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे कि मैं दुकान खोल लूं और दुकान खोल के उस चीज को बेचूं तो अलाउ नहीं है। जैसे शराब की दुकान, ठेके की दुकान, क्या कोई भी व्यक्ति शराब बेच सकता है, नहीं बेच सकता, उसके लिए लाइसेंस आपको चाहिए। जैसे सरकारी राशन की दुकान, क्या कोई भी व्यक्ति बेच सकता है, नो, दे आर नॉट अलाउड। तो अब इस केस में क्या होगा, केवल एक विक्रेता है, उसी का अधिकार है और बाजार में यहां पर प्रवेश वर्जित है, दूसरा कोई नहीं आ सकता। अब तो आप कहेंगे सर ये तो किसी भी कीमत पर बेच सकता है, तो यहां पर बिल्कुल कीमत विभेद देखा जाता है। क्या देखा जाता है, कीमत विभेद, मतलब कि यहां पर जो क्रेता होता है वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कीमतों पर चीजें बेच सकता है। लेकिन यहां होता क्या है, नेचुरली होता यह है कि देखिए ये बहुत एक तरह से कह सकते हैं क्लासिफाइड वस्तुएं होती हैं। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो सबकी जरूरत की नहीं होती, कोई जरूरी नहीं कि सब लोग इसका यूज करें, और थोड़ी बहुत स्पेसिफिक वस्तुएं, जैसे मान लो आपको बता दिया शराब है, चाहे जैसा भी है। अब यहां पर क्या होता है, विक्रेता ये देखता है कि ठीक है यार, मैं अकेला बेचने वाला हूं मार्केट में, लेकिन मेरे लिए जरूरी यह है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेचूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाऊं। अच्छा, एक चीज तो यहां पर ये कीमत निर्धारक होता है, प्राइस टेकर नहीं होता। ठीक है, एमआरपी लिख के आएगी, लेकिन वो जिस कीमत पर चाहेगा बेचेगा। जनरली क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा बेचने की लालच में कीमत को कम किया जाता है। जैसे मैंने आपको यहां पर दिखाया है, ये देखिए यहां पर क्या किया जा रहा है, वस्तु का मूल्य अब घटाया जा रहा है, कीमत को कम किया जाता है ताकि क्वांटिटी जो है टोटल रेवेन्यू की उसको बढ़ाई जा सके। और जब कीमत को कम किया जाता है तो औसत आगम और सीमांत आगम दोनों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, हालांकि जो सीमांत आगम है वो औसत आगम से हमेशा नीचे रहती है, लेकिन सीमांत आगम अब क्या हो जाएगा, औसत आगम के बराबर नहीं रहेगी, जैसा कि पहले वाले केस में था। यहां पर वो केस चेंज हो जाता है। तो अब क्या होगा, अब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। आपको ग्राफ ध्यान में रखना है, एग्जाम में इसी तरह बताया जाता है। ठीक है, फिर हम तीनों ग्राफों को मिलाकर एक संबंध बताने का प्रयास करेंगे कि कुल आगम औसत आगम में क्या संबंध है सीमांत आगम में। ठीक है, ये एक्स वाई हो गया। अब होता यह है कि ये थोड़ा सा स्टीपर बनता है, ये हो जाता है आपका AR कर्व और ये MR कर्व। ठीक है, ये MR कर्व है और ये AR कर्व है। अब ये बहुत फैला हुआ क्यों नहीं है, बहुत फैला हुआ इसलिए नहीं है कि यहां पर कीमत बहुत ज्यादा नहीं चेंज होती है, बहुत फ्लक्चुएशन नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, AR और MR कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, धीरे धीरे जीरो होकर निगेटिव भी जा सकता है। तो ये कहानी हो गई एकाधिकार बाजार की। अब मैं अगर एक और बाजार की चर्चा करूं जिसको मैं बोलता हूं एकाधिकृत या एकाधिकारी बाजार, एकाधिकारी बाजार जिसको मैं बोलता हूं, इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें पूर्ण प्रतियोगिता, ये हाइब्रिड है, प्लस एकाधिकार
दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे क्रेता लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होंगे, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होंगी जो एकाधिकारी जैसी भी होंगी। और यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी आप कीमत का निर्धारण, कीमत को कम या ज्यादा किया जाता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा लोच ज्यादा होता है, यहां पर कीमत का परिवर्तन ज्यादा दिखाई पड़ता है, और इस कारण जो इसका वक्र होता है वो थोड़ा इलास्टिक ऐसे दिखाई देगा आपको। ठीक है, थोड़ा ऐसे दिखाई देगा। प्रीवियस वाले में कैसा दिखाई दे रहा था, थोड़ा स्टीपर दिखाई दे रहा था। जैसे ये वाला हमने जो देखा था, ये देखिए थोड़ा सा स्टीपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कीमत में नहीं इलास्टिसिटी होती है, यहां पर होती है, और इसलिए जो ये आपका AR कर्व हो जाता है, सॉरी हाँ AR कर्व हो जाता है, और ये MR कर्व हो जाता है। AR कर्व कभी जीरो तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये तीन तरह के बाजारों का वक्र आपने देख लिया, एकाधिकारी बाजार का, एकाधिकार यानी मोनोपोली मार्केट का, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी कि परफेक्ट कंपटीशन का भी आपने अलग से देख लिया कि क्या नेचर रहता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही दो टेबल दिखाकर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एक केस ऐसा भी हो सकता है जहां पर कीमत का परिवर्तन हो रहा हो, एक केस ऐसा भी हो सकता है जहां पर कीमत में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कोई परिवर्तन नहीं होता वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है, जहां AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस तीनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से बाजार में कीमत औसत आगम के बराबर होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। किस वक्र को औसत आगम वक्र भी कहते हैं, कीमत की रेखा को कहेंगे। ये सारी चीजें आपको विधिवत रूप से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहां पर, अब इन तीनों आगम वक्रों का आप एक तरह से स्टडी करने के बाद, तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एक जिसको कह सकते हैं ना कि एक फिल्टर करके संबंध निकाला जाता है कुल आगम और सीमांत आगम में, यह आपके सामने ये ग्राफ दिखा रहा है। तो यहां क्या है, कुल आगम और सीमांत आगम में संबंध क्या है। कुल आगम एवं सीमांत आगम में पाए जाने वाले संबंध को निम्न चित्र से समझा जा सकता है। ठीक है, अब इस चित्र से आप क्या देख, इससे पहले एक आप ग्राफ बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, और टेबल से भी देख सकते हैं। और वही टेबल जो मैं बार बार बताता हूं, जो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता वाला देखा था, कुछ ऐसा ही टेबल आपको यहां भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसको कर सकते हैं चाहे तो, जैसे यहां लिख लीजिए MR 10 8 6 4 2 0 -2, बाद में माइनस में भी चला जाता है। यह आपका हो जाता है टोटल रेवेन्यू 10 का 10, फिर जब जोड़ते जाइए 10 8 18 18 6 24 24 4 28 28 2 30 30 और 0 30 और 30 -2 28। ये आपका क्वांटिटी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। जब आप इस तरह देखेंगे तो आपको संबंध दिखाई दे देगा, बिल्कुल ऐसा वाला संबंध। तो कुल आगम और सीमांत आगम में पाए जाने वाले संबंध को इस चित्र से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चित्र आपके सामने था। अब क्या संबंध है आप देख लीजिए। कुल आगम और सीमांत आगम के संबंध को व्यक्त करने के लिए जब तक सीमांत आगम धनात्मक बनी रहेगी तब तक कुल आगम में वृद्धि होती रहेगी। जब तक ये पॉजिटिव है, देखिए जब यहां से यहां तक वो धनात्मक है ना, यानी कि वो निगेटिव नहीं हुई है, तब तक कुल आगम में वृद्धि यहां पर देखी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जब तक सीमांत आगम शून्यात्मक होगी तब कुल आगम अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, जब ये 0 हुआ है तब ये मैक्सिमम है, देख रहे हैं जैसा आप उपयोगिता वाले में देख रहे थे। और तीसरा कंडीशन क्या है, जब सीमांत आगम ऋणात्मक होने लगती है तो कुल आगम घटने लगती है, जब ये माइनस हो जाएगी तो कुल आगम घटने लगेगी। जब भी आपसे देखिए, जब आपसे बाजार वाइज पूछ दे कि पूर्ण प्रतियोगिता में बताइए या एकाधिकार में बताइए, तो वहां आप अलग तरह से बनाएंगे। लेकिन जब आपसे नॉर्मल कुल आगम और सीमांत आगम का डिफरेंस संबंध पूछा जाएगा, जो नॉर्मली पूछा जाता है, तो आप इसी तरह का ग्राफ दिखाएंगे। जब तक सीमांत आगम धनात्मक है तब तक कुल आगम में वृद्धि हो रही है, जब सीमांत आगम शून्य है तो कुल आगम अधिकतम है, जब सीमांत आगम ऋणात्मक है तो कुल आगम घटने लगेगी। यही चीज आप इस टेबल से दिखा सकते हैं। जब तक सीमांत आगम धनात्मक है तब तक ये बढ़ रही है लगातार, देखिए बढ़ती हुई यहां तक आई है। जब कुल आगम शून्यात्मक हो गई तो ये बढ़ना रुक गया, अधिकतम होकर रुक गई, और जब ये ऋणात्मक हो गई तब ये घटने लग गया। बस ये संबंध आपको ध्यान में रखने हैं, और यहां से आगम का कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आपने कॉस्ट भी देख लिया, आगम भी देख लिया, और यही मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जब एक साथ मिलती हैं तो उत्पादक का संतुलन बनता है। मैं आखिर में आपको एक छोटा सा क्रक्स देके चला जाता हूं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्पादक का संतुलन कब होगा, उत्पादक संतुलन। ठीक है, तो हमने बताई, जल्दी बताइए कि सीमांत आगम वक्र, अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, सीमांत आगम वक्र कैसा बनाया,
ऐसा बनाया था ना पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है। और सीमांत लागत वक्र कैसा था, यू आकार का। तो जब वो यू आकार का नीचे से काटती है तो यहां पर उत्पादक का संतुलन हो जाता है। यानी सीमांत लागत वक्र जब सीमांत आगम वक्र को नीचे की तरफ से काटती है, यहां पर इस बिंदु पर, ऊपर से नहीं, यहां पे नहीं, यहां पर जब काटती है तो यहां पर उत्पादक का संतुलन देखा जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आपने एमआर भी पढ़ लिया, एमसी भी पढ़ ली, तो इस तरह एग्जामिनेशन में आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। और यहां पर यह संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। तो ये कुल मिलाजुलाकर ये कुल मिलाजुलाकर हमारा लागत और आगम का पूरा कंसेप्ट था, जो मैंने पार्ट 2 में आपको निपटा दिया है। आई होप कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के ये सारे कंसेप्ट आपको बहुत विधिवत रूप से समझ में आ गए होंगे। हम टॉपिक वाइज तो हमने सारे चीजें देखी ली हैं और इसके पहले के भी चैप्टर्स कर लिए हैं। देखिए, जितना व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, और जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके भी सेशन कराएंगे। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वेबसाइट पर भी आकर आप आसानी से पढ़ सकते हैं, www.magnetbrains.com, जहां एक साथ आपको क्रमबद्ध तरीके से सारी चीजें बताई गई हैं, ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। दूसरा ये कि आप इसका ऐप भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं फ्री में, और यूट्यूब पर अगर पढ़ रहे हैं तो भी आप इसी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। और जितने ये कोर्सेज हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारी की सारी यहाँ पे जो शिक्षा है वो निःशुल्क है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स और ई बुक्स के भी लिंक दिए हुए हैं, नोट्स के भी लिंक दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं नोट्स मंगाकर पढ़ें, सारी तैयारी आसानी से करें, तो वहां भी आप इजीली नोट्स को लेकर पढ़ सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको फॉलो करते रहिए। इससे क्या होगा, सारे नए अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचेंगे और आप आसानी से पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर के अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ, और बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं उसको भी पढ़ते रहिए। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।